फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। सू फैन सचमुच बहुत डरी हुई थी। जब मो जियुए ने उसके घाव पर दवा का पाउडर छिड़का तो वह पहले ही गिर चुका था। नहीं, मुझे अब और मत सताओ। मुझे पता है बॉस टैंक कौन है। मो जियुए ने वह करना बंद कर दिया जो वह कर रहा था। आपने बॉस टैंक को क्यों फंसाया? सू फैन ने कई बार हौंकते हुए अपनी सांसों को शांत करने की पूरी कोशिश की। मैंने बॉस टैंग होने का नाटक किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बॉस जिन का रेस्तरां व्यवसाय बहुत अच्छा था। मेरी जिंगजियन बिल्डिंग का नंबर 1 प्रतियोगी जिंगजियन बिल्डिंग को उत्तर पश्चिम में अधिक पैसा कमाने के लिए मैं उससे निपटने के लिए यह तरीका लेकर आया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहानी कितनी बेतुकी थी। मो जियुए ने इस पर विश्वास नहीं किया। यहाँ तक जो अधीनस्थ सुन रहे थे उन्होंने भी इस पर विश्वास नहीं किया। मो जियुए ने फिर से छोटा पेपर बैग निकाला, अपने घाव पर छिड़कने से पहले जानबूझकर उसे जू फैन के सामने हिलाया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम अब भी ऐसा क्यों कर रहे हो? जू फैन जल्दी में थी। यह तुम्हारे ईमानदार न होने का नतीजा है। मो जियुए ने अपनी हरकतें बंद किए बिना जू फैन के घाव पर थोड़ा थोड़ा करके पाउडर छिड़कते हुए कहा। आपके हत्यारे अधीनस्थ ने पहले ही कहा है कि आप 10 दिनों से अधिक समय से उत्तर पश्चिम में हैं, लेकिन आपने कहा कि केवल कुछ ही दिन हुए हैं। साथ ही, जहां तक मुझे पता है, वर्तमान में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे अच्छा व्यवसाय टैंग रेस्तरां है। मुझे डर है कि आपका इरादा शराब पर तो नहीं है ना? चूंकि आप स्पष्टवादी नहीं हैं, इसलिए मैं आपको स्पष्टवादी बनाने के लिए केवल कुछ साधनों का उपयोग कर सकता हूं। इस बार जू फैन सचमुच डर गई थी। वह खूनी छेद न केवल दर्दनाक था, बल्कि विनाशकारी भी था। सचमुच ऐसा ही था। जब जू फैन ने फिर से अपने पैर पर नया खूनी छेद देखा तो वह पूरी तरह से ढह गया था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे अब और मत सताओ। क्या खुलकर बोलना ठीक नहीं है? मो जियुए ने कुछ नहीं कहा क्योंकि इस धूर्त जू फैन द्वारा उसका धैर्य भी लगभग खत्म हो गया था। वह बस दूसरे पक्ष की ओर उदासीनता से देखता रहा और उसके बोलने का इंतजार करता रहा। सू फैन को भी पता था कि वह आज बच नहीं पाएगा, लेकिन वह वास्तव में इस तरह की मानसिक रूप से विनाशकारी यातना को सहन नहीं कर सका। उसने मन ही मन कहा, पिताजी, महारानी चाची, मैंने आपको निराश कर दिया। सू फैन ने अपना मन बना लिया और आखिरकार बोला, उत्तर पश्चिम में पहुंचने के बाद मैंने बॉस जिन के साथ कई बार व्यवहार किया। मैंने उनसे सुना कि टैंग रेस्तरां का ठंडा खरगोश एक मो परिवार से आया था। उन्होंने यह भी कहा कि मो परिवार को शाही आदेश द्वारा लूट लिया गया और यहां निर्वासित कर दिया गया। इसलिए मैं आश्वस्त हो सकता हूं कि बॉस जिन जिस मो परिवार का जिक्र कर रहे थे वह पूर्व ड्यूक मैंशन मो परिवार था। मेरी समझ से, मो परिवार के निर्वासित होने से पहले, जब उन्होंने बीजिंग छोड़ा था तो उनके घर में तोड़फोड़ की गई थी और उनके पास एक पैसा भी नहीं बचा था। इसलिए मैं निश्चिंत हो सकता हूं कि ठंडा खरगोश मो परिवार के लिए आजीविका कमाने की पूंजी है। जैसे ही जू फैन कुछ और कहने ही वाला था, मो चौहान ने गुस्से में उसे रोक दिया। क्या आपका मतलब यह है कि ऐसा करने का आपका उद्देश्य मेरे मो परिवार के लिए आजीविका के स्रोत को बंद करना है? सू फैन ने सिर हिलाया, यह सही है। जब मो परिवार राजधानी में था तो प्रिंस हेंग के साथ उनके दुश्मन कम नहीं थे। आप यह भी जानते हैं कि जू परिवार ही वह है जो प्रिंस हेंग की रक्षा करता है। हम मो परिवार से नाराज कैसे नहीं हो सकते? हालांकि जू फैन फंस गया था, लेकिन इससे उसकी सोच पर कोई असर नहीं पड़ा। अभी अभी उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे मो परिवार की आजीविका का स्रोत काट दो। जो लोग खुद को मेरा मो परिवार कह सकते हैं वे भी मो परिवार से ही होंगे। उनके संज्ञान में मो परिवार के पुरुषों में से केवल मो जियुए ही बचे थे, कोई और संभव नहीं था। क्या आप भी मो परिवार से हैं? मो चौहान ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मो जियुए की ओर देखा, यह देखना चाहा कि उसका अगला कदम क्या होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इसके बारे में नहीं जानता था, उसने जूफैन के शब्दों को सुना होगा, तो वे सभी सोचेंगे कि इसका कोई मतलब है। लेकिन मो भाइयों को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मो जियुए ने ठंडा उपहास किया। यह फर्जी है कि आप मेरे मो परिवार के लिए आजीविका के स्रोत को बंद करने के लिए उत्तर पश्चिम में आए थे। असली उद्देश्य मेरे मो परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना है ना? यदि संभव हो तो क्या आप मुझे भी ठिकाने लगाने के लिए कार्रवाई करेंगे? मो जियुए का दिमाग नाजुक था। वह जूफैन के शब्दों से सुन सकता था कि उत्तर पश्चिम में पहुंचने के बाद जूफैन हर समय जिंगजियन बिल्डिंग में व्यस्त था और उसके पास अभी तक मो परिवार की जांच करने का समय नहीं था।
सतह पर आपने मेरे मो परिवार की आय के स्रोत को बंद करने के लिए बॉस टैंक के खिलाफ एक कदम उठाया, लेकिन असली उद्देश्य मुझे सामने आने के लिए मजबूर करना था, है ना? मो जियुए ने कदम दर कदम दबाया, हर वाक्य ने जू फैन के दिल की दुखती रग पर चोट की। जू फैन को तुरंत पसीना आ गया, क्योंकि मो जियुए ने जो कुछ भी कहा वह सही था। फिर उसने फिर से मो चौहान की ओर देखा। इस आदमी का कद मोटा था और उसकी शक्ल मो जियुए से कम सुंदर नहीं थी। उनकी जानकारी के अनुसार मो परिवार के सभी पुरुष दिखने में सुंदर और स्वभाव में असाधारण थे। किसी भी पहलू से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह व्यक्ति मो जियुए से बिल्कुल भी कम उत्कृष्ट नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी मो परिवार का व्यक्ति हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मो जियुए को छोड़कर मो परिवार के सभी लोग युद्ध के मैदान में मारे गए, यह तथ्य पूरी दुनिया जानती है। जैसे ही जू फैन सोच रहा था, मो जियुए ने फिर से बात की। मुझमें आपके साथ यहाँ रुकने के लिए ज्यादा धैर्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर पर कुछ और खूनी छेद होने चाहिए, तो मुझे अपने हाथों को फिर से गंदा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही मो जियुए ने बात की, उसके हाथ में छोटा पेपर बैग पहले से ही खोला गया था। उसे जू फैन के घाव पर छिड़कने का नाटक किया गया था। क्योंकि इस बार उसने जानबूझकर गति धीमी कर दी, इससे जू फैन को प्रतिक्रिया देने का मौका मिल गया। मत करो, मैं बताऊंगा। मो जियुए ने अपनी हरकतें बंद कर दी। तो फिर कुछ ऐसा कहो जिससे मुझे विश्वास हो जाए। यह मेरी महारानी चाची थी। उनका हमेशा मानना रहा है कि प्रिंस हेंग के लापता होने का संबंध आपसे है। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से चर्चा की कि वे आपको जीवित पकड़ने के लिए किसी को उत्तर पश्चिम में भेजें और प्रिंस हेंग के ठिकाने के बारे में पूछें। एक ओर उसे उम्मीद है कि मैं आपसे प्रिंस हेंग के ठिकाने का पता लगा सकता हूं, और दूसरी ओर वह चिंतित है कि प्रिंस क्यूई एक दिन मो परिवार को ठीक करने का कोई रास्ता खोज लेंगे। एक बार वह दिन आ जाए, आपके समर्थन से भले ही प्रिंस हेंग वापस आ जाएं, फिर भी उनके लिए दृढ़ रहना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरी महारानी चाची को भी उम्मीद है कि मैं अनजाने में तुम्हें खत्म कर सकता हूं। इस बिंदु पर बोलते हुए जू फैन मदद नहीं कर सका, लेकिन मो जियुए की अभिव्यक्ति पर नजर डाली। यह देखते हुए कि कोई विसंगति नहीं है, उन्होंने आगे कहा, उत्तर पश्चिम में 2 जिंगजियन बिल्डिंग खोलने का मेरा मुख्य उद्देश्य लोगों की आंखों को ढकना है। आज मैं बस सरकार की तरफ से आने वाली खबर का इंतजार कर रहा था। एक बार जब बॉस टैंक को दोषी ठहराया जाता है, तो मेरा मानना है कि आपके मो परिवार को ठंडे खरगोश को बेचने के अन्य तरीकों के बारे में सोचने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। तब तक मैं उस अवसर का लाभ उठा सकता हूं जब मो परिवार का पूरा ध्यान अपनी आजीविका पर है और तुम्हें जीवित पकड़ने के लिए किसी को भेज सकता हूं। मो जियुए ने दिलचस्पी से पूछा, ओह, आपने जो कहा उसके अनुसार उत्तर पश्चिम में आने के बाद आप अभी भी मेरे मो परिवार के बारे में किसी भी खबर की जांच करने नहीं गए हैं? मो जियुए सतह पर शांत दिखाई दिए, लेकिन वास्तव में वह घबराए हुए थे। जू फैन के विवरण से यह स्पष्ट था कि उत्तर पश्चिम में आने का उनका उद्देश्य वास्तव में मो परिवार से संबंधित था, जो उनके अनुमान से लगभग पूरी तरह से अलग था। अब उसे चिंता इस बात की थी कि इससे पहले कि मो परिवार बाहरी खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होता, जू फैन ने पहले ही मो परिवार के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली थी। एक बार जब यह जानकारी राजधानी तक पहुंच गई और सम्राट शुनवू को पता चल गई, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह मो परिवार के लिए हानिकारक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जू फैन ने जोर से अपना सिर हिलाया। उत्तर पश्चिम में पहुंचने के बाद मैं जिंगजियन बिल्डिंग के उद्घाटन में व्यस्त था। मैंने आपको स्वेच्छा से उपस्थित होने के लिए मजबूर करने के लिए बॉस टैंक द्वारा एक हत्यारे को काम पर रखने के बारे में सोचने के लिए कुछ समय खाली कर दिया था। इससे पहले कि मामले का कोई नतीजा निकलता, आपको इसके बारे में पता चल गया। मैं केवल खुद को बदकिस्मत मान सकता हूं। उनकी बातें बिल्कुल भी झूठी नहीं थी। जू फैन अपने कार्यों में आत्मधार्मिक होने का आदी था, और राजधानी में हर कोई जानता था कि मो जियुए मो परिवार का एकमात्र पुरुष वंशज था। वह मो जियुए के मार्शल आर्ट कौशल को भी अच्छी तरह समझते थे। यदि वे वास्तव में एक दूसरे का सामना करते, तो वह निश्चित रूप से उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। इसलिए उत्तर पश्चिम में पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के लिए किसी को नहीं भेजा, बल्कि जिंगजियन बिल्डिंग खोल दी। इस तरह अपने और अपने आदमियों के लिए जगह रखना एक पहलू था। सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तर पश्चिम में आने का उसका असली उद्देश्य था। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की कि मो जियुए चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे और यह नहीं मानेंगे कि वह केवल व्यवसाय कर रहे थे। आखिरकार जिंगजियन बिल्डिंग की शाखाएं ग्रेट नदी के पूरे उत्तर और दक्षिण में थी, इसलिए उत्तर पश्चिम में एक शाखा खोलना अनुचित नहीं था। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने मो जियुए की बुद्धिमत्ता को कम आंका, यह सोचकर कि एकमात्र मार्शल कलाकार के रूप में उनके पास इतने सारे विचार नहीं होंगे।
10 लाख वर्षों में उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसे इतनी जल्दी खोजा जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ उसकी जान भी जा सकती है। जितना अधिक जू फैन ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे पछतावा हुआ। उसे यह नौकरी पाने के लिए महारानी के सामने दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अगर मो जियुए को पता होता कि वह क्या सोच रहा है, तो वह शायद कुछ देर के लिए हंसता। क्या जू परिवार में कोई नहीं बचा था? उन्होंने वास्तव में मो परिवार से निपटने के लिए एक ऐसे बुद्धिहीन और आत्मतुष्ट व्यक्ति को भेजा। दरअसल उन्होंने मो परिवार के साथ मूर्खों जैसा व्यवहार किया। लेकिन यह भी अच्छा था, अगर जू परिवार ने किसी चालाक व्यक्ति को यहाँ भेजा होता तो यह बेहतर होता। यदि ऐसा मामला होता तो आगमन पर सबसे पहला काम वे मो परिवार की स्थिति की जांच करना होता। सू फैन खुद को चतुर मानता था, उसने चेन वू और वांग लिन का उपयोग करके एक जाल भी बिछाया। उसे कम ही पता था, ये छोटी छोटी तरकीबें बारीकी से जांच का सामना नहीं कर सकती। सू फैन को डर था कि मो जियुए उसके घाव पर फिर से वह भयानक पाउडर छिड़क देगा, इसलिए उसने जल्दी से आश्वासन दिया, मुझे यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हुआ। राजधानी को कोई संदेश भेजने का कोई तरीका नहीं है। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। बोलते समय उसकी नजर मो जियुए के हाथों पर थी। उसे डर था कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह उस छोटे कागज के पैकेज को खोल देगा। यह देखकर मो जियुए ने जानबूझकर छोटे कागज के पैकेज को उसके सामने लहराया। आपको उत्तर पश्चिम में भेजने के अलावा क्या जू परिवार की कोई अन्य योजना है? नहीं, कोई नहीं है। मैं केवल आपसे प्रिंस हेंग के ठिकाने के बारे में जानने के लिए उत्तर पश्चिम में आया था, और कुछ नहीं। जू फैन तेजी से बोला। उसे डर था कि अगर वह धीरे धीरे बोला तो मो जियुए कोई और कदम उठाएगा। सभी आवश्यक पूछताछ की गई थी, और जहां तक फैन द्वारा वांग लिन के परिवार को धमकी के रूप में पकड़ने के लिए लोगों को भेजने की बात है, प्रभारी अधिकारी मेन हुआइनिंग ने इसका ध्यान रखा था, और मो जियुए को और अधिक कहने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी। मो जियुए ने मो चुहान की ओर देखा और कहा, बड़े भाई मो, इस आदमी को सीधे यमन को सौंपा जा सकता है। मो चौहान ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। हालांकि उसके पास अपने अन्य भाइयों की तरह षड्यंत्रकारी दिमाग नहीं था, फिर भी वह एक बात अच्छी तरह से समझता था, भले ही जू फैन को अधिकारियों को सौंप दिया गया हो, वह जीवित नहीं बचेगा। जितना वह जानता था, यदि मामले के लिए 9वें भाई की आवश्यकता नहीं होती तो जू फैन का अंत संभवतः यही होता। मो चुहान के लिए जू फैन जैसे किसी व्यक्ति से निपटना मुश्किल नहीं था। एक बार जब मेन हुआइनिंग ने मामले को अंतिम रूप दे दिया, तो यह जू फैन की मौत की सजा होगी। वांग लिन की मां यू शहर में अधिकारियों को रिपोर्ट करने गई थी, और अधिकारियों को प्रीफेक्चुरल राजधानी से आने में कुछ समय लगेगा। जब तक यमन से अधिकारी नहीं आए, मो भाई नहीं जा सके। मो जियुए ने इस समय का फायदा उठाते हुए जिंगजियन बिल्डिंग की दोनों शाखाओं की गहन तलाशी ली, और इस प्रकार उसे मन की अस्थायी शांति मिली। जू फैन के रहने वाले क्वार्टर की खोज करते समय उन्हें राजधानी में उनके और संपर्कों के बीच आदान प्रदान किए गए कई पत्र मिले। सारा पत्राचार उसके पिता जू जिनचुआन के साथ था, और सभी मो जियुए को पकड़ने से संबंधित थे। जू जिनचुआन का इरादा जू फैन के लिए मो जियुए को पकड़ने की योजना तैयार करने से पहले उत्तर पश्चिम में मो परिवार की स्थिति की बारीकियों की जांच करना था। इसके अलावा जू जिनचुआन ने जू फैन से आग्रह किया कि वह उत्तर पश्चिम में जो कुछ भी सीखा है, उस पर रिपोर्ट करे। जू जिनचुआन के पत्रों के लहजे से पता चलता है कि उसे अपने बेटे पर बहुत भरोसा नहीं था। वह उसे लगातार याद दिलाता रहता था कि वह उसके आदेशों को माने और अभिमान पूर्वक कार्य न करे। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जू फैन ने जू जिनचुआन के निर्देशों का पालन नहीं किया था, बल्कि अपने विचारों के अनुसार कार्य किया था। संभवतः वह अपने लिए नाम कमाने के लिए उत्सुक था, यह सोचकर कि उसने मो परिवार की आय को बाधित करने के लिए तांग मिंगरुई का उपयोग करके एक शानदार योजना बनाई थी। उसे कम ही पता था, मो जियुए को यह तरीका बिल्कुल हास्यास्पद लग रहा था। सू परिवार वास्तव में कुछ ऐसा था, जिसने मामलों को संभालने के लिए बुद्धि की कमी वाले किसी व्यक्ति को भेजा। वे न केवल असफल हुए, बल्कि उनके इरादे इतनी जल्दी उजागर हो गए। चाहे ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग लिन की मां कार्रवाई करने में धीमी थी, या क्योंकि मेंग हुआइनिंग को अन्य मामलों में भाग लेना था। जब यून सिटी यमन के अधिकारी जू फैन को पकड़ने के लिए पहुंचे, तो शाम होने वाली थी। जिंगजियन बिल्डिंग अचानक शांत हो गई, जो दोपहर के लिए शहर में चर्चा का विषय बन गई। शहरवासियों ने चर्चा की कि कैसे जिंगजियन बिल्डिंग की दोनों शाखाओं ने लगभग एक साथ कारोबार बंद कर दिया था, एक संयोग जिसने पास से गुजर रहे यमन अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया। अधिकारी ने मामले की सूचना मजिस्ट्रेट को दी। इस मजिस्ट्रेट ने अफवाहें सुनी थी कि जिंगजियन बिल्डिंग के पास एक शक्तिशाली समर्थक था।
इतने शक्तिशाली समर्थन के साथ कोई व्यवसाय अपनी इच्छानुसार कैसे बंद हो सकता है? हालांकि जू फैन द्वारा उत्तर पश्चिम में जिंगजियन बिल्डिंग के उद्घाटन में मजिस्ट्रेट शामिल नहीं था, लेकिन उसे चिंता थी कि उसके क्षेत्र में जिंगजियन बिल्डिंग के साथ कुछ प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए यह सुनकर वह व्यक्तिगत रूप से जांच के लिए कुछ लोगों को साथ लाए। इस जांच में संयोगवश उसका सामना मेंग हुआइनिंग से हो गया, जो किसी को गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों का नेतृत्व कर रही थी। मेंग हुआइनिंग के तत्काल वरिष्ठ मजिस्ट्रेट थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से इस यात्रा के उद्देश्य को विस्तार से बताना पड़ा। आखिरकार वह मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत इस मामले को संभालने के लिए जिम्मेदार था। यदि उन्होंने अभी इसका समाधान नहीं किया तो मामला समाप्त होने पर उन्हें सब कुछ विस्तार से बताना होगा। मजिस्ट्रेट बस अनावश्यक परेशानी से बचना चाहता था, खासकर यह देखते हुए कि तांग मिंगरुइयू शहर से था। इसलिए उन्होंने मामले को संभालने के लिए मेंग हुआइनिंग को सौंप दिया। उसे क्या पता था, यह मामला जिंगजियन बिल्डिंग से भी जुड़ा था। इस समय मजिस्ट्रेट मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत महसूस कर रहा था कि उसने मामले को मेंग हुआनिंग को सौंप दिया था। यदि सबूत ठोस साबित हुए तो जिंगजियन बिल्डिंग के लोगों पर परोक्ष रूप से उनके पीछे के शक्तिशाली लोगों को अपमानित करते हुए मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले से खुद को अलग करने के लिए मजिस्ट्रेट ने मेंग हुआइनिंग को कुछ निर्देश दिए और जल्दी से अपने लोगों के साथ चले गए, इस डर से कि लोगों को पता चल जाएगा कि वह इस मामले में शामिल थे। मेंग हुआइनिंग को जिंगजियन बिल्डिंग की बारीकियों के बारे में पता नहीं था। अगर उसने ऐसा किया भी तो उसके चरित्र को देखते हुए वह इसके पीछे की शक्ति से नहीं डरेगा। मो जियुए और अन्य लोगों से कुछ परिस्थितियों के बारे में पूछताछ करने के बाद उन्होंने अपने अधीनस्थों को जिंगजियन बिल्डिंग के सभी लोगों को बांधने और उन्हें यूनचेंग वापस लाने का आदेश दिया। जिंगजियन बिल्डिंग में पकड़े गए लोगों में उस हत्यारे और मार्शल आर्ट जानने वाले जू फैन के अलावा बाकी लोग वहां एक दृश्य बनाने के लिए मजबूत शरीर और कुछ मुक्केबाजी कौशल पर भरोसा कर रहे थे। फिलहाल मो भाइयों द्वारा हत्यारे और जू फैन के हाथों और पैरों की नसें काट दी गई थी, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी कि वे मेंग हुआनिंग के हाथों से बच जाएंगे। मो भाइयों ने पहले जाने का फैसला किया। आखिरकार वे काफी समय से बाहर थे और अगर वे लंबे समय तक वापस नहीं लौटे तो उनके परिवार को चिंता होगी। यह मानते हुए कि मेंग हुआइनिंग निश्चित रूप से लोगों को वापस ले जाने के बाद रात भर पूछताछ करेगी, मो चुहुआ उसके साथ यमन वापस आ गया। इसके अलावा उसके सामने अभी भी एक कठिन काम था, जो मेंग हुआनिंग द्वारा मामले में स्पष्ट रूप से पूछताछ करने के बाद जू फैन से छुटकारा पाना था। अन्य मो भाई और लियांग हाओ जल्दी से शीलिंग गांव वापस आ गए। प्रीफेक्चुरल सरकार और शीलिंग गांव के बीच की दूरी बहुत करीब नहीं थी। हालांकि भाइयों ने जल्दी की, लेकिन जब वे लौटे तो पहले ही रात हो चुकी थी। हे झिरन को छोड़कर बाकी लोगों को नहीं पता था कि आज क्या हुआ था। उन्होंने केवल यही सोचा कि भाई व्यापार करने के लिए शहर गए हैं। इस समय वे पहले ही रात का खाना खा चुके थे और अपने अपने आंगन में आराम कर रहे थे। ऐसी घटना घटने के बाद मो जियुए इसके बारे में बात करने के लिए सभी को इकट्ठा करने जा रहा था, लेकिन देर होने को देखते हुए उसने किसी को परेशान नहीं किया और हे झिरन के साथ अपने छोटे से आंगन में लौट आया। हे झिरन ने पहले ही मैडम हे को आराम करने के लिए भेज दिया था और कमरे में अकेले मो जियुए के वापस आने का इंतजार कर रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर वो तुरंत उठ खड़ी हुई। पति, प्रीफेक्चुरल सरकार की स्थिति कैसी है? उसने मो जियुए को उसके माथे से पसीना पोंछने के लिए एक साफ तौलिया देते हुए पूछा। मो जियुए ने तौलिया लिया और हे झिरन के साथ बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। ट्रेनरान, सौभाग्य से आप आज विचारशील थे और आपने छठे भाई और अन्य लोगों को मदद के लिए आगे आने के लिए कहा और मेरे लिए वे औषधीय चूर्ण भी लाए। मो जियुए ने हे झिरन को ध्यान से बताते हुए अपना चेहरा पोंछ लिया कि आज प्रीफेक्चुरल सरकार में क्या हुआ था। सुनते सुनते वह झिरन भौहें सिकोड़ने लगा। दूसरे शब्दों में, इस बार जैसे ही जू फैन ने उत्तर पश्चिम में आने के बाद कदम बढ़ाया, उसे मो परिवार को कोई खतरा पैदा किए बिना ही खोज लिया गया। लेकिन यह घटना यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि राजधानी में उन लोगों ने अभी भी मो परिवार को जाने नहीं दिया है। मो जियुए ने गहराई से सिर हिलाया। हाँ, यह सही है। बहुत से लोग मो परिवार को अपने लिए कांटे के रूप में देखते हैं, एक ऐसा अस्तित्व जो उनकी स्थिति के लिए संभावित खतरा पैदा करता है। इस बार यह जू परिवार है। चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि सम्राट शुनवू को मो परिवार की स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। यदि वह कार्रवाई करता है तो इससे निपटना आज जितना आसान नहीं होगा। यही हे झिरन की सबसे बड़ी चिंता भी थी। आखिरकार सम्राट शुनवू एक देश के शासक थे। यदि वह किसी को मरवाना चाहता था तो इसके लिए केवल शाही आदेश की आवश्यकता होती थी।
फिलहाल पांचवें भाई ने बमों की खेप बना ली थी। वे केवल यही आशा कर सकते थे कि सातवां भाई अपने पूर्व अधीनस्थों को दक्षिण से शीघ्र ही लाएगा। फिर मो भाइयों को जल्द से जल्द एक शक्तिशाली सेना को प्रशिक्षित करने दें। इस तरह भले ही सम्राट शुनवु ने सेना भेजी हो, उनके पास विरोध करने की ताकत होगी। ये शब्द हे झिरन के दिमाग में सिर्फ विचार थे। अब तक उसके और मोजीवे के बीच मौन समझ उस बिंदु तक पहुंच गई थी जहां वे बिना बोले एक दूसरे को समझ सकते थे। भले ही वे चिंतित हों, वे केवल प्रतीक्षा कर सकते थे और आशा कर सकते थे कि इस अवधि के दौरान कोई अन्य बुरी चीजें नहीं होंगी। आज जो हुआ उसके बारे में बात करने के बाद मो जियुए ने फिर पूछा, क्या भाई टैंग आ जाए थे? हाँ, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दिमाग में व्यापारिक विचार है। जब उसने इतनी अच्छी डील देखी तो वह कैसे नहीं आया? जब तांग मिंगरुई की बात आई तो वह झिरन हंसे बिना नहीं रह सका। वह वास्तव में एक व्यवसायिक कट्टरपंथी था जो अपनी कानूनी परेशानियों के बावजूद अभी भी पैसा बनाने के बारे में सोचता था। हे झिरन ने कुछ देर रुकने के बाद जारी रखा, भाई टैंग कल सुबह लोगों के साथ तरबूज ले जाने के लिए आएंगे। जनशक्ति की व्यवस्था करने के लिए पति को कल जल्दी उठना होगा। आज जो हुआ उसके बाद मैं कुछ समय के लिए आभूषण व्यवसाय को निलंबित करने का इरादा रखता हूं। मो जियुए इससे थोड़ा हैरान थे। हालांकि कुछ लोग मो परिवार पर नजर रख रहे थे, लेकिन इसका व्यवसाय करने और पैसा कमाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो सातवें भाई को दक्षिण से वापस आने में 1 महीने से भी कम समय लगेगा। तब बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें आवास की आवश्यकता होगी। गांव का सवाल ही नहीं उठता। बहुत से लोग बहुत विशिष्ट हैं, प्रशिक्षण के लिए असुविधाजनक होने का तो जिक्र ही नहीं। हमने पहले फैसला किया था कि उन्हें पहाड़ों में गुप्त रूप से काम करने दिया जाए, इसलिए मैं पहाड़ पर कुछ घर बनाने के बारे में सोच रहा था ताकि आने के बाद उनके पास रहने के लिए जगह हो। यह बोलते हुए हे झिरन भी काफी शर्मिंदा हुए। आखिरकार ये वे लोग थे जिन्हें दिन के उजाले को देखने के लिए नहीं बनाया गया था। उनके लिए ताओ रान और अन्य लोगों की तरह खुले तौर पर गांव में रहना असंभव था। पहाड़ों में 1800 लोगों के लिए आवास बनाना कोई छोटी परियोजना नहीं थी। निर्माण के लिए आवश्यक विशाल जनशक्ति का तो जिक्र ही नहीं, केवल सामग्रियां ही पर्याप्त होंगी। यदि यह सामान्य परिस्थिति होती तो हु कांग इस क्षेत्र में काफी सक्षम होता, और यदि सूचित किया जाता तो मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि मो परिवार के सदस्यों और उनके विश्वासपात्रों के अलावा किसी को भी इस मामले के बारे में पता चले, इसलिए हे झिरन को थोड़ा नुकसान हुआ। हालांकि मो जियुए मूर्ख नहीं था, फिर भी उसका दिमाग हे झिरन जितना सूक्ष्म नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि पहाड़ों में कई गुफाएं थी जहां दक्षिण से आने वाले अधीनस्थ अस्थायी रूप से रह सकते थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह 1800 लोगों की संख्या थी। भले ही पहाड़ की गुफाएं इतने सारे लोगों को समायोजित कर सकती हो, लेकिन लंबे समय तक ऐसे अंधेरे कारावास में रहना किसी को भी थका देगा। इसके अलावा ये सभी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर थे। उन्हें इस तरह नहीं रहना चाहिए। हे झिरन के इस अनुस्मारक के साथ मो जियुए को भी समस्या का एहसास हुआ। साथ ही वह यह भी सोच रहा था कि भाइयों के आने के बाद इसे और अधिक आरामदायक कैसे बनाया जाए। अचानक उसे प्रेरणा की एक किरण चमकी, मानो उसने कुछ सोचा हो। ट्रिनरान, जब मैं ताओबाओ मॉल ब्राउज कर रहा था, मैंने अनजाने में कुछ देखा जिसका नाम था, हाँ, जिसे मूवेबल इंटीग्रेटेड हाउसिंग कहा जाता है। मो जियुए ने याद दिलाया, हे झिरन ने भी इसे याद किया। अपने पिछले जीवन में कई दर्शनीय स्थलों पर ऐसे चल घर स्थापित किए गए होंगे। चल घरों की अंतर्निहित संरचना को मेहमानों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, और स्थापना बहुत सरल थी। पति, क्या आप इन चल घरों को सैनिकों के रहने के लिए पहाड़ पर रखना चाहते हैं? वर्तमान में यह सबसे अच्छा समाधान प्रतीत होता है। जब मो जियुए ने पहली बार ऐसे घर देखे तो वह बहुत उत्सुक थे और उन्होंने करीब से देखने के लिए जानबूझकर लिंक पर क्लिक किया था। उनकी राय में उन सैनिकों के आवास के लिए इन चल घरों से अधिक उपयुक्त वर्तमान में कुछ भी नहीं था। आपको घरों के स्रोत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय आने पर इसे मुझ पर छोड़ द। मो जियुए को भी लगा कि ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हे झिरन ने पहले ही ऐसा कह दिया था। ठीक है, कल तुम मुझे चल आवास खरीदने के लिए पहाड़ पर ले जाओ, उन्होंने कहा। इतना ही नहीं, हे झिरन का इरादा इस अवसर का उपयोग करके उन सभी दैनिक आवश्यकताओं को एक साथ खरीदने का था जिनकी उन्हें आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि रजाई, खाना पकाने के लिए बर्तन और तवे आदि। जब हे झिरन को पहाड़ पर ले जाने की बात आई तो मो जियुए को वास्तव में बुरा लगा। खासकर जब उसने उसका बड़ा पेट देखा तो मो जियुए के दिल में अपराध बोध और भी मजबूत हो गया।
उसने सोचा था कि उत्तर पश्चिम में बसने के बाद उसकी पत्नी अच्छा जीवन जी सकेगी, लेकिन इसके बजाय उसे बड़े पेट के साथ परिवार की चिंता करनी पड़ी। खासकर इसलिए कि कल उसे उसे पहाड़ पर ले जाना था। यह ज्ञात होना चाहिए कि जिस स्थान पर वे सैनिक रहते थे, वह पहाड़ से आधा ऊपर या कहीं नजदीक नहीं था। अपने हल्केपन के कौशल का उपयोग किए बिना भी उसे वहां चलने में 1 घंटे से अधिक समय लगेगा। लेकिन वह अपनी पत्नी के बिना भी नहीं जा सकता था। आखिरकार उसे ताओबाओ पर खरीदारी करने के लिए उसके कंगन में जगह की जरूरत थी। उसकी परेशानी देखकर वह झिरन उसके सामने खड़ा हो गया और कई बार इधर उधर चला गया। चिंता मत करो पति। हालांकि मेरा पेट थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन यह मेरे चलने फिरने में बिल्कुल भी बाधा नहीं डालेगा। जब तक आप रास्ते में मेरी अच्छी देखभाल करेंगे, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी, उसने कहा। झेरन को वास्तव में ऐसा नहीं लगा कि गर्भवती होना कोई बड़ी समस्या है। उसने अपने पिछले जीवन में कई महिलाओं को देखा था जो बच्चे को जन्म देने का लगभग समय आने तक काम करती रहती थी। वह करने में सक्षम क्यों नहीं होनी चाहिए जो दूसरे कर सकते हैं। इसके अलावा वह खुद एक डॉक्टर थी। उसकी शारीरिक स्थिति को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। उसके पेट में पल रहे दोनों बच्चे हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ थे और उसका शरीर भी ठीक था। वह तो बस एक पहाड़ था, जब तक वे सावधान थे, कुछ नहीं होगा। मो जीवे को भी लगा कि इस बार अपनी पत्नी को पहाड़ पर ले जाने से कोई परहेज नहीं होगा। जब तक वह वहां था, वह निश्चित रूप से उसे या बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। कुछ देर तक पति पत्नी बातें करने के बाद जब देखा कि देर हो रही है तो वे आराम करने के लिए कमरे में घुस गए। अगले दिन मो जीवे सुबह होने से पहले निकल गए और कुछ लोगों को खरबूजे के खेतों में व्यस्त होने के लिए बुलाया। जब तांग मिंगरुई बड़े तरबूजों से भरी कई गाड़ियां ले जाने से संतुष्ट हो गया, तभी वह चतुर्भुज प्रांगण में लौटा। वह अभी दूसरे बुजुर्ग के दरवाजे तक गया ही था कि छठे भाई ने उसे बुलाया। 9वां भाई, 8वां भाई अभी वापस आया है और पिता और मां को कल जो हुआ उसकी रिपोर्ट करने गया है। हर कोई आपके आने और जवाबी उपायों पर चर्चा करने का इंतजार कर रहा है। जवाबी उपायों पर चर्चा करें। वहां क्या अच्छे प्रति उपाय थे? केवल वही था जिसके बारे में उन्होंने और उनकी पत्नी ने कल रात बात की थी। उम्मीद है कि सबसे बड़े भाई जल्द ही लोगों को दक्षिण से वापस ला सकते हैं, और एक बार सेना तैयार हो जाने के बाद भले ही सम्राट शुनवु ने हजारों घोड़े और सेना भेजी हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मो जीवे ने दूसरे बुजुर्ग के कमरे में प्रवेश किया और पाया कि उसके सभी भाई दोनों तरफ बड़े करीने से बैठे थे, सबसे बड़े भाई को छोड़कर जो दक्षिण की ओर चला गया था। वे उतने ही गंभीर दिख रहे थे जितने सीमा पर थे जब कमांडर इन चीफ ने दुश्मन के खिलाफ जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए सभी को इकट्ठा किया था। जब मो जीवे ने अपनी राय बताई तो मो किंग सहित एक भी व्यक्ति असहमत नहीं हुआ। आखिरकार इससे बेहतर प्रतिकार कोई नहीं कर सका। आखिरकार मो किंग ने बात की। उन्होंने कहा, आज से हम शिफ्टों में गश्त करेंगे। अगर कुछ भी या कोई भी संदिग्ध पाया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मो यूनिफेक तुरंत उठ खड़े हुए। पिताजी, यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं तुरंत इसकी व्यवस्था कर दूंगा। वर्तमान में मोस के पास जनशक्ति की भी कमी नहीं थी। लियांग हाओ और अन्य 4 के साथ साथ ताओ रैन द्वारा बचाए गए 30 से अधिक चिकित्सा कर्मियों के बारी बारी से गश्त करने से कोई समस्या नहीं होगी। फिफथ ब्रो की ओर से उन्होंने विस्फोटकों के निर्माण के लिए लोगों का नेतृत्व करना जारी रखा। अब तक वे इस प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हो चुके थे और उत्पादन की गति भी काफी बढ़ चुकी थी। ऐसा माना जाता था कि जब तक मो युवांस लोगों के साथ दक्षिण से लौटेंगे, तब तक वे प्रति व्यक्ति कम से कम 2 बम वितरित करने में सक्षम होंगे। बेशक वे तब तक उत्पादन जारी रखेंगे जब तक कि रोकने से पहले मात्रा पूरी तरह से पर्याप्त न हो जाए। उसी समय मो चुहान ने भी सरकारी कार्यालय से समाचार की सूचना दी। मेंग हुआइनिंग ने रात भर पूछताछ की थी और सच्चाई पहले ही सामने आ गई थी। यह वैसा ही था जैसा मो जीवे ने अनुमान लगाया था। जू फैन मूर्खतापूर्वक उत्तर पश्चिम में आने के अपने असली उद्देश्य को स्वीकार नहीं करेगा। उसने मेंग हुआइनिंग को जो गवाही दी वह यह थी कि उसका इरादा तांगजी रेस्तरां के ठंडे खरगोश व्यवसाय को नष्ट करने का था। इस तरह से ऐसा करके वह मोइस को कुछ भी छुपाने में मदद नहीं कर रहा था, बल्कि उम्मीद कर रहा था कि उसका अपराध हल्का हो जाएगा। जब तक पूछताछ के बाद उन्हें मौके पर ही फांसी नहीं दी जाती थी, खबर मिलते ही राजधानी से लोग उनके बचाव में आ जाते थे। लेकिन उनकी इच्छाधारी सोच गलत थी। आधी रात को जेल में डाल दिए जाने के बाद मो चुहान द्वारा उसे नर्क के राजा के पास पहुंचा दिया गया, बिना यह जाने कि उस पर क्या असर हुआ। इसके लिए मेंग हुआइनिंग ने भी आंखें मूंद ली और केवल बाहरी रूप से घोषणा की कि जू फैन की उसके सेल में अचानक मृत्यु हो गई थी।
सौभाग्य से मो चौहान ने अपनी हत्या की तकनीक में महारत हासिल कर ली, इसलिए किसी को भी पता नहीं चल सका कि जू फैन की हत्या कर दी गई है। मो चौहान की हत्या का तरीका बेहद खास था। उसने जू फैन के सिर के शीर्ष पर एक निश्चित मृत्यु एक्यूपॉइंट में एक चांदी की सुई डाली। जू फैन के अंतिम सांस लेने के बाद कोई निशान न छोड़ने के लिए मो चौहान ने फिर से सुई निकाल ली। यहां तक सबसे कुशल कोरोना भी ऐसी हत्या तकनीक से कुछ भी पता लगाने में सक्षम नहीं होगा। मृत हत्यारे के लिए भी ऐसा ही था, लेकिन उसके जीवन और मृत्यु पर पहली बार में किसी का ध्यान नहीं गया। किसी जांच की तो बात ही छोड़ दें। जहां तक अहंकारी गुंडों की बात है, उन्होंने वास्तव में इस मामले में भाग नहीं लिया था, इसलिए उन्हें 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई और फिर रिहा कर दिया गया। हालांकि चेन वू का भी इस्तेमाल किया गया था, फिर भी वह एक सहयोगी था। इस प्रकार 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। जहां तक लिन का सवाल है, भले ही उसने ऐसा केवल अपनी खराब स्थिति के कारण दबाव में किया था, अंत में उसने अपने ही हाथों से हत्या कर दी थी। यह मानते हुए कि उसे मजबूर किया गया था, मेंग हुआइनिंग ने उसे मौत की सजा नहीं दी, बल्कि जीवन भर पश्चिमी क्षेत्रों में कठोर श्रम करने के लिए निर्वासित कर दिया, जो छोड़ने में असमर्थ था। इन लोगों के वाक्यों को सुनने के बाद मो जियुए ने वास्तव में कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन वे ठग अंततः जू के आदमी ही थे। एक बार जब जूस को कुछ गड़बड़ी का पता चला, तो वे निश्चित रूप से लोगों को जांच के लिए भेजेंगे। इसलिए उनके लिए भी सबसे सुरक्षित तरीका चुप रहना ही था। मो भाई यादृच्छिक हत्यारे नहीं थे, जू के आदमियों और उन हत्यारों को मारना उचित था। हालांकि वे ठग धर्मी लोग भी नहीं थे, मो भाई यूं ही उनकी जान नहीं ले लेंगे। अंत में यह अभी भी मो जियुए ही था जिसने हे झिरन से बुद्धि लूटने वाली दवा प्राप्त की और इसे 8वें भाई को दे दिया। 8वें भाई को मूल रूप से मेंग हुआनिंग द्वारा आराम करने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसने सरकारी कार्यालय में रात भर काम किया था। लेकिन उन लोगों द्वारा मोएस के लिए उत्पन्न संभावित खतरे को देखते हुए 8वें भाई ने एक पल के लिए भी आराम करने का इरादा नहीं किया। दवा का पैकेट पकड़कर वह वापस सरकारी कार्यालय की ओर चल दिया। पारिवारिक मामले पर चर्चा हुई, तभी मो जियुए हे झिरन को अपने साथ पहाड़ पर जाने के लिए ले गए। उन्होंने मैडम को केवल इतना बताया कि वे बाहर घूमने जा रहे हैं। मैडम वह खुश थी कि उनकी बेटी और दामाद स्नेही थे और उन्होंने जोड़े को एक साथ बाहर जाने में सहयोग दिया। पूरे रास्ते में मो जियुए ने हे झिरन के हाथ को कसकर पकड़ रखा था और उसकी चलने की गति ने उसे भी समायोजित कर दिया। जब तक दोनों ऐसी जगह नहीं चले गए जहां कोई उन्हें देख नहीं सकता था, तब तक मो जियुए ने हे झिरन को हल्के से नहीं उठाया। उन्होंने अपने हल्केपन के कौशल का उपयोग करते हुए सीधे उन पुराने अधीनस्थों को बसाने के लिए तैयार जगह की ओर दौड़ लगा दी। जब तक उसकी पत्नी को कोई कष्ट नहीं हो रहा था, तब तक उसके लिए अधिक मेहनत करना ठीक था। अन्यथा वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह किस हद तक दोषी महसूस करेगा। यात्रा सुचारू रूप से चली। मो जियुए भी बहुत सावधान थे, उन्हें डर था कि उनकी पत्नी असहज महसूस करेगी। वास्तव में वह झिरन उतना नाजुक नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वे गंतव्य पर पहुंचे तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी। उसे मो जियुए के दिल में घबराहट के मूड के बारे में पता नहीं था। वह ताओबाओ मॉल का नजारा लेने के लिए अपने स्थान में प्रवेश करने ही वाली थी कि तभी मो जियुए ने उसका हाथ पकड़ लिया। ट्रेनरान, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। अगर तुम्हें असहजता महसूस हो तो तुरंत मुझे बताओ। उसे यह कहते हुए सुनकर झिरन को अपनी घबराहट का एहसास हुआ। मैं ठीक हूँ, इतना घबराओ मत। इतना कहने के बाद उसने मो जियुए को एक साथ अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए अपने साथ खींच लिया। पिछली रात दोनों ने पहले ही अंतरिक्ष में कई प्रकार के चल एकीकृत घरों का चयन कर लिया था। वे पहाड़ पर चढ़ने के बाद जमीन की ढलान की जांच करने का इंतजार कर रहे थे, इससे पहले कि कौन सा खरीदना है, यह तय करें। यह कहना पड़ा कि यह स्थान वास्तव में इन चल मकानों को रखने के लिए उपयुक्त था। चूंकि यह एक पर्वतीय अवसाद था, समतल भूमि क्षेत्र बहुत बड़ा था। इतना ही नहीं, पहाड़ से कुछ ही दूरी पर एक झरना था जो एक जलधारा बनाता हुआ यहीं से होकर गुजरता था। हालांकि अंतरिक्ष में प्रवेश करने से पहले हे झिरन ने केवल एक नजर डाली थी, लेकिन उसे यह जगह अपने दिल की गहराइयों से बहुत पसंद आई। न सिर्फ यह जगह अच्छे से छुपी हुई थी, बल्कि सबसे खास बात यह थी कि आसपास का माहौल लोगों को ताजगी का एहसास देता था। अगर बाहर कोई अव्यवस्था नहीं होती, तो वह वास्तव में जीवन भर ऐसी जगह पर रहना चाहती थी। अपने विचारों को वापस लाते हुए दंपति ने अंततः एक साधारण और स्टाइलिश चल घर खरीदने का फैसला किया। आखिरकार पर्वतीय अवसाद का स्थान सीमित था। सभी के लिए एक कमरे में रहना असंभव था। उन्होंने जो घर चुना उसमें 4 छोटे छोटे डिब्बे थे। उनके पिछले जीवन में ऐसे चल घर मूल रूप से कारखानों द्वारा कर्मचारी शयनगृह के रूप में उपयोग करने के लिए खरीदे गए थे।
हालांकि कमरे बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनमें लोहे के फ्रेम वाला बिस्तर और अंदर लकड़ी की अलमारी थी। ऐसी विशिष्टताओं के साथ यह प्रत्येक कमरे में 2 लोगों के रहने के लिए बिल्कुल पर्याप्त था, और यह सीमा पर रहने वाले बड़े चारपाई बिस्तरों की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक था। औसतन प्रत्येक चल घर में 8 लोग रह सकते हैं। 100 या उससे थोड़ा अधिक तैयार करना पर्याप्त होगा। इनके अलावा हे झिरन ने एक चल घर भी चुना जिसका उपयोग रसोई के रूप में किया जा सकता है। शैलियों का चयन करने के बाद जोड़े ने एक साथ जगह छोड़ दी। वह झिरन एक परी की तरह थी। हर कुछ कदम पर एक सरल और स्टाइलिश एकीकृत चल घर जादुई रूप से दिखाई देगा। लगभग 2 घंटे की व्यस्तता के बाद और यह जांचने के बाद कि कुछ गायब तो नहीं है, पति पत्नी पास की एक चट्टान पर आराम करने के लिए बैठ गए। उसने झिरन ने बस चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर कुछ ही दूर पहाड़ी पर टिक गई। मो जीवे ने उसकी दृष्टि का अनुसरण किया। यह फूलों का एक टुकड़ा था जो बहुत सफेद नहीं था। ट्रिनरान, क्या तुम्हें ये फूल पसंद है? मैं तुम्हारे लिए कुछ फूल चुनकर लाऊंगा। वह झिरन भी उठ गया। उसकी आंखें फूलों के उस छोटे से टुकड़े को देखती रहीं। पति, वे फूल कुछ कुछ चाय के फूलों जैसे दिखते हैं। चलो देखते हैं। यह सुनकर कि वह इसे एक साथ देखने जाना चाहती थी, मो जियुए ने विशेष रूप से पहाड़ी की ऊंचाई को देखा। पहाड़ की तलहटी से आने में शायद एक अगरबत्ती का समय लगेगा। इसके अलावा पहाड़ी ढलान खड़ी नहीं दिख रही थी। साथ ही वह यह भी स्पष्ट रूप से जानता था कि उसकी पत्नी एक मजबूत इरादों वाली व्यक्ति थी। यहां तक अगर उसने कहा कि वह उसे देखने के लिए कुछ वापस ले आएगा, तो भी वह सहमत नहीं होगी। ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। चलो धीरे धीरे चलकर देखते हैं। गंतव्य पर पहुंचने पर वह झिरन फूलों के आकार की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए झुका। फूल सफेद से हल्के नारंगी रंग के, लंबी पंखुड़ियों वाले थे। फूल का व्यास लगभग 2-3 सेंटीमीटर था, जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे उसने अपने पिछले जीवन में फूलों वाली आयरन गॉडेस चाय देखी थी। अपने पिछले जीवन में वह एक बार अपने पर्यवेक्षक के साथ उसके गृहनगर वापस गई थी। उसके पर्यवेक्षक का परिवार चाय किसान था। यह वही मौसम था जब आयरन गॉडेस चाय के फूल पूरी तरह खिले हुए थे। उसके पर्यवेक्षक की मां ने देखने के लिए घर लाने के लिए कुछ चुन लिया था। चूंकि फूल फूलदान में डाले गए थे, इसलिए जीरन ने यह नहीं देखा कि पत्तियां कैसी दिखती थी। हालांकि उसे अभी भी उन फूलों की खुशबू की ताजा याद थी। यह पुष्टि करने के लिए कि क्या ये वास्तव में चाय के फूल थे, वह झिरन आगे झुका और धीरे से उन्हें सूंघा। चाय की हल्की सुगंध के साथ एक फीकी सुगंध मिश्रित थी। यह बात है। मो जियुए उसके पास खड़ा होकर उसकी हरकतें देख रहा था। ट्रिनरान, यह क्या है? उसने झिरन ने चाय के पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ी और उन्हें मो जियुए के सामने रख दी। क्या तुम्हें अब भी वह चाय याद है जो मैंने एक बार तुम्हें पीने के लिए दी थी? वह चाय पानी में भिगोने से पहले एक छोटी सी गोल गेंद थी। ट्रिनरान, क्या आप कह रहे हैं कि यह आयरन गॉडेस टी है? आयरन गॉडेस टी के बारे में बोलते हुए, जब रिनरान ने उस समय उन्हें इसका स्वाद चखाया, तो उन्होंने इसमें शामिल विशेष तलने के कौशल की भी प्रशंसा की थी। इसके अलावा आयरन गॉडेस टी का स्वाद बहुत सुखद था, जिससे मो जियुए पर इसकी गहरी छाप पड़ी। इस समय हे झिरन की आंखें चमक उठी, इसलिए नहीं कि उसे यहाँ आयरन देवी मिली थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने उसे पैसे कमाने का एक नया तरीका सोचने पर मजबूर कर दिया। वह चाय की खेती थी। भविष्य में जब सीमा से वे अधीनस्थ आएंगे, तो वे सैन्य मामलों के अलावा हर दिन यहाँ रह रहे होंगे। उनके लिए हर समय प्रशिक्षण जारी रखना असंभव था। फुर्सत के समय वे कैसे समय व्यतीत करते होंगे? अगर यहाँ चाय का बागान खुल जाए तो बात अलग होगी। जिस समय वे प्रशिक्षण नहीं ले रहे थे, उस दौरान वे चाय के पौधे उगा सकते थे। इस तरह उनके पास करने के लिए कुछ होगा और कुछ लाभ भी कमाने में सक्षम होंगे। बेशक ऐसा नहीं था कि हे झिरन उनका समर्थन नहीं कर सकता था, लेकिन इससे उन्हें अधिक आय प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। आखिरकार वे सभी युवा लोग थे। भविष्य में जब उनकी शादी हुई और उनके बच्चे हुए, तो अतिरिक्त आय से हे झिरन को यह विश्वास हो गया कि वे सभी अमीर बन जाएंगे। मेरे मन में यह विचार है। आप यह भी जानते हैं कि मैं अपने क्षेत्र में बेहतर गुणवत्ता वाले चाय के पौधे और बीज उगा सकता हूँ। ट्रिनरान, आपका यह विचार बुरा नहीं है। यहाँ चाय उगाने से जनशक्ति की समस्या भी हल हो जाएगी। हालांकि उनकी पत्नी ने रास्ता बनाना शुरू कर दिया था, मो जियुए अभी भी उनके कुछ और कहे बिना आगे की कार्रवाई के बारे में सोच सकते थे। मम, आज रात मैं उस जगह पर चाय के पेड़ के पौधे उगाऊंगा। शायद उन्हें परिपक्व होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। तब तक आप ताओ रैन और उन्हें पहले कुछ पौधे लगाने के लिए यहाँ ला सकते हैं।
वैसे भी ताओ रैन और उन्हें उसके साथ यहाँ आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए उन्हें पहले बता देने से कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने झिरन और मो जियुए ने आकाश की ओर देखा। अंधेरा होने में अभी काफी समय था, इसलिए हे झिरन ने मो जियुए को वापस ले जाने के लिए कुछ चाय की पत्तियां चुनने के लिए कहा। वह समय बिताने के लिए चाय तलने पर शोध करने का प्रयास कर सकती है। उसने झिरन ने अपनी जगह से एक पिछली टोकरी निकाली। पहाड़ से वापस नीचे जाने से पहले मो जियुए ने चाय की पत्तियों से भरी टोकरी भर दी। मैडम, उन्होंने मूल रूप से सोचा कि उनका दामाद उनकी बेटी को टहलने के लिए बाहर ले गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दोपहर के भोजन के समय तक भी नहीं लौटे थे, और उसे चिंता थी कि हे झिरन के साथ कुछ हो सकता है। वह दरवाजे पर खड़ी उनकी तलाश कर रही थी। दूर से जोड़े की आकृतियां देखकर मैडम उनसे मिलने के लिए ऊपर चली गई। झिरन, जियुए, क्या तुम शहर गए थे? तुम इतने लंबे समय के लिए क्यों गए थे? जैसे ही वह बोल रही थी, मैडम हे ने हे झिरन को ध्यान से देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। उसे चिंता हो रही थी कि शायद उसे कुछ हो गया है। झिरन को पता था कि उसकी माँ वास्तव में उसकी परवाह करती है। वह काफी समय से बाहर थी, इसलिए उसने झट से अपनी माँ का हाथ खींच लिया। माँ, जियुए और मैं बस टहलने गए थे। हम खेलते खेलते बहक गए, यही वजह है कि हमें वापस आने में इतना समय लग गया। इस समय मैडम हे ने मो जियुए की पीठ के पीछे पिछली टोकरी पर ध्यान दिया। तुम पहाड़ पर गए थे। कुछ दिनों तक शीलिंग गांव में रहने के बाद मैडम हे को समझ आया कि पहाड़ों पर जाते समय ग्रामीण अक्सर इसी तरह की टोकरियां ले जाते हैं। मो जियुए ने टोकरी जमीन पर रख दी। माँ, झिरन और मैं बस इधर उधर घूम रहे थे। हमें गलती से कुछ चाय की पत्तियां मिली और कुछ को वापस लाने के लिए चुन लिया, जिसके कारण हमें अधिक समय लगा। राजधानी की एक कुलीन महिला के रूप में मैडम वह स्वाभाविक रूप से चाय के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उनकी राय में राजधानी में सबसे अच्छी चाय दक्षिण से आती थी। उसने केवल प्रसंस्कृत और भुने हुए अंतिम चाय उत्पाद ही देखे थे। मो जियुए को अज्ञात पत्तियों की एक टोकरी ले जाते हुए देखकर वह संदेह से पूछने में मदद नहीं कर सकी। झिरन, जियुए, मुझे मत बताओ कि ये चाय की पत्तियां हैं। मैडम हे के सवाल से हे झिरन को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। दाशुन में चाय पहले से ही दुर्लभ थी। इसकी दुर्लभता के साथ साथ चाय की कीमतें बहुत अधिक थी। इतना ही नहीं, चाय किसान कहीं और बेचने से पहले चाय की पत्तियों को भून लेते थे। उपभोक्ताओं को सूखी, भुनी हुई चाय ही एकमात्र रूप दिखी। इसके अलावा प्राचीन चाय तलने की तकनीक पिछड़ी हुई थी। चाय की किस्म चाहे जो भी हो, भुनी हुई चाय की पत्तियां काली भूरी दिखती थी। यहाँ तक जब इसे पीसा जाता है, तब भी कोई पत्तियों के मूल आकार को नहीं पहचान पाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हे झिरन ने पहली बार मो जियुए को टाइगुआनिन चाय का स्वाद लेने दिया, तो उसने विशेष रूप से पूछा था कि क्या दाशुन के पास ऐसी स्वाद वाली चाय है। इसलिए मैडम उनका बेतरतीब पौधों की पत्तियों को चाय समझ लेना समझ में आता था। माँ, चिंता मत करो, यह बिल्कुल चाय की पत्ती है। मैंने एक बार एक किताब में इस तरह की चाय के बारे में पढ़ा था। यह बेहद दुर्लभ है और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मैं कल चाय तलने पर शोध करूंगा। तुम्हें इसका स्वाद चखने के बाद पता चलेगा। अपनी बेटी के उत्साह को देखकर मैडम वह इसे कम नहीं करना चाहती थी। वह केवल लापरवाही से सिर हिला सकती थी। जब तक उसकी बेटी खुश थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये वास्तव में चाय की पत्तियां थी या नहीं। अगले दिन मो जियुए लियांग हाओ, ताओ रान और अन्य लोगों को तैयारी के लिए पहाड़ पर ले गए। वह झिरन अपने आंगन की छोटी सी रसोई में चली गई। उन चाय की पत्तियों को चुनने के बाद उसने ताओबाओ से चाय तलने की तकनीक पर एक किताब खरीदी थी। वह अब तलने की विधि समझ गई थी और इस समय उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उन पहाड़ी चाय की पत्तियों के साथ अभ्यास करना बिल्कुल सही था। इतना ही नहीं, कल की योजना की तैयारी के लिए हे झिरन ने अपने स्थान पर बड़ी मात्रा में चाय के पौधे लगाए। बीज उसके स्थान से आए। अन्य फसलों की तरह वे जलवायु या मिट्टी के बारे में चयनात्मक नहीं थे। टिगुआनिन पहाड़ी पर अच्छी तरह से बढ़ने की बात तो दूर, वे खारी क्षारीय मिट्टी से भी प्रभावित नहीं होंगे। एक व्यस्त दिन के बाद हे झिरन ने सफलतापूर्वक मैडम हे को अवाक कर दिया। झिरन, यह असली चाय है। मैडम, उन्होंने एक छोटी सी गेंद पकड़ रखी थी जो टिगुआनिन हे झिरन द्वारा ऑनलाइन खरीदी गई गेंद से थोड़ी कमतर लग रही थी। उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि हे झिरन चाय की शक्ल से बहुत संतुष्ट नहीं थी, लेकिन उसके स्वाद ने साबित कर दिया कि उसकी भुनी हुई चाय लगभग सफल हो गई थी। जब तक वह अधिक अभ्यास करती रही, उसका दृढ़ विश्वास था कि वह अपने पिछले जीवन की तरह टिगुआनिन को भून सकती है। उसने खुशी से जवाब दिया, माँ, इसे सफल होना चाहिए था।
फिर उसने यूएर को, जो बगल में मदद कर रहा था, सभी के स्वाद के लिए कई कप बनाने का निर्देश दिया। लेनएर और यूएर नौकरानियां थी जो चौथी राजकुमारी के पास बड़ी हुई थी। वे स्वाभाविक रूप से दाशुन की बढ़िया चाय से काफी परिचित थे। जैसे ही लेनएर ने अपने कप का ढक्कन उठाया, उसने सुगंध को गहराई से महसूस किया। नौवीं मैडम लेनएर की राय में इस चाय को बिल्कुल बेहतरीन चाय कहा जा सकता है। यहाँ तक महल की श्रद्धांजलि भी इसकी तुलना में फीकी है। वह झिरन जानता था कि लेनएर जानकार है। उनके उच्च मूल्यांकन का मतलब था कि भविष्य में चाय व्यवसाय से उन्हें बैरल पैसा मिलेगा। मैडम, उन्होंने भी लगातार सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उत्तर पश्चिम की इस बंजर भूमि में इतनी स्वादिष्ट चाय का उत्पादन किया जा सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि चाय का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह कहाँ उगती है। इसकी स्वादिष्टता पूरी तरह से उनकी बेटी की तलने की तकनीक से आई है। मैडम हे की धारणा ने हे झिरन को समझाने की परेशानी से बचा लिया। जब मो जियुए शाम के समय अन्य लोगों के साथ पहाड़ से लौटे, तो वहां सब कुछ ठीक से व्यवस्थित किया गया था। उसने झिरन से यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि उसने कौन से बहाने का इस्तेमाल किया था। किसी भी मामले में लियांग हाओ और अन्य लोगों को वापस आने के बाद कुछ भी गलत नहीं लगा। इतना ही नहीं, मो जियुए सभी को अधिक चाय की पत्तियां चुनने के लिए लाया था। कल रात उसने अपनी पत्नी को अपने घर में चाय तलने के तरीके सीखते हुए देखा था। उसने मूल रूप से सोचा था कि ऐसी जटिल प्रक्रिया को समझने में उसे कई प्रयास करने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने उसके अभ्यास के लिए अधिक चाय की पत्तियां चुनने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से उनकी सक्षम पत्नी केवल एक दिन के बाद ही सफल हो गई। स्वाद उतना ही अच्छा था जितना ऑनलाइन खरीदा गया टिगुआनिन। इससे मो जियुए को एक बात का एहसास हुआ, भविष्य में गहने बनाने के अलावा चाय का व्यवसाय भी मो परिवार के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत बन जाएगा। वास्तव में मो जियुए अभी भी अपनी पत्नी को कम आंकते थे। हालांकि हे झिरन को व्यवसाय में बहुत दिलचस्पी नहीं थी और उसमें तांग मिंगरुई की व्यवसाय समझ की कमी थी, लेकिन उसके पास वास्तव में भविष्य की एक सहस्राब्दी की अंतर्दृष्टि थी। केवल उसी के साथ, यहाँ तक व्यावसायिक बुद्धिमत्ता के बिना भी, वह प्राचीन समय में भी बैरल पैसा कमा सकती थी। मो जियुए और हे झिरन परिवार को छोड़कर रात का खाना अभी भी ओल्ड लेडी मो के आंगन में था। यह ध्यान में रखते हुए कि मैडम उन्होंने अपनी बेटी के जन्म के समय उत्तर पश्चिम में बहुत दूर तक यात्रा की थी और उनके परिवार में बहुत सारे बेटे थे, बूढ़ी महिला मो को पता था कि मैडम वह अभी भी ग्रामीण रीति रिवाजों से पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं है, जबकि मो परिवार ने कई कुलीन नियमों को त्याग दिया था। उसे चिंता थी कि सास को इस तरह भोजन करने में असहजता महसूस होगी। इसलिए उसने रोजाना अपना भोजन संभालने के लिए यूएर को हे झिरन के आंगन में भेजा। अब तक मैडम को अपनी बेटी के घर के भोजन से पूरी तरह प्यार हो गया था। लेनएर का खाना पकाने का कौशल एक पहलू में अच्छा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मो परिवार ने खेतों में जो मिर्च लगाई थी वह पिछले कुछ दिनों में पक गई थी। वर्तमान में मिर्च लाल होने के बजाय अभी भी हरी थी, लेकिन उन्हें तलने के व्यंजनों में उपयोग करने से स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके विपरीत एक अलग बनावट थी। पिछले कुछ दिनों में मो परिवार की खाने की मेज पर लगभग हर भोजन में हरी मिर्च से बने व्यंजन दिखाई देते थे। हालांकि मिर्च तीखी थी, फिर भी वे चावल के साथ बहुत अच्छी लगी। परिवार के सदस्यों को प्रतिदिन तीखेपन से बहुत पसीना आता था, फिर भी वे इस स्वाद की लालसा को रोक नहीं पाते थे। मो परिवार आधे साल से अधिक समय से ठंडे खरगोश के मांस का व्यवसाय चला रहा था। सभी भाभियां जानती थी कि ठंडे खरगोश के मांस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मसालों में से एक मिर्च है। यह देखकर कि मिर्च पक गई है, हर कोई उत्सुक था कि नौवीं छोटी बहन ने उन्हें क्यों नहीं तोड़ने दिया। पूछने पर उन्हें पता चला कि कुछ समय तक बढ़ने के बाद मिर्च धीरे धीरे लाल हो जाएगी। तब तक उन्हें चुनने और धूप में सुखाने का मतलब था कि उन्हें अगले साल तक संग्रहित किया जा सकता था जब तक कि मिर्च फिर से परिपक्व न हो जाए। कारण समझकर भाभियों ने तुरंत मिर्च तोड़ने जाने का विचार त्याग दिया। वैसे भी उनकी अपनी जमीन पर उगाई गई सब्जियां परिवार द्वारा आसानी से खाई जा सकती थी और उनकी मात्रा इतनी अधिक थी कि न केवल उनका उपयोग परिवार को खिलाने के लिए किया जा सकता था, बल्कि कुछ बेचने से भी काम चल जाता था। इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि अगले साल ठंडा खरगोश का मांस बनाने के लिए मिर्च का मसाला नहीं होगा। इस दिन ओल्ड लॉर्ड मो के प्रांगण में हरी मिर्च और पोर्क बेली की तली हुई डिश भी तैयार की गई थी। सभी लोग खाना शुरू करने ही वाले थे कि दरवाजे के बाहर से यूएर की आवाज आई। ओल्ड मैडम, मास्टर मेंग यहाँ है। जब उसने सुना कि मेंग हुआइनिंग आई है, तो मो हन्यू ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी सबसे बड़ी भाभी के पीछे बैठ गई। उनकी शादी के बड़े दिन में 7 दिन बाकी थे।
उसके साथ शादी की तारीख तय होने के बाद से मेंग हुआइनिंग उससे मिलने नहीं आई थी। अगर वह तमाम तरह के मामलों में न फंसा होता तो वह अपनी होने वाली छोटी पत्नी को देखने पहले ही आ गया होता। प्लेन एयर के शब्दों के बाद मेंग हुआइनिंग पहले ही मुख्य हॉल में चली गई थी। वह बूढ़ी महिला मो को अपना सम्मान देने ही वाला था कि उसने देखा कि उसके पास जन्मजात गरिमा वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है। इतना ही नहीं, बुजुर्ग दंपत्ति के दोनों ओर अपरिचित चेहरे वाले दो अधेड़ उम्र के व्यक्ति बैठे थे। मेंग हुआइनिंग स्तब्ध रह गई। उनकी पहली प्रतिक्रिया मो चौहान की ओर देखने की थी। यह हमारे पिता हैं, मो चौहान ने परिचय दिया। पिता। मेंग हुआइनिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने जल्दी से मो किंग और बूढ़ी महिला मो के सामने घुटने टेक दिए। जूनियर ओल्ड ड्यूक को सम्मान देता है। मो किंग को अपने सामने इस युवक का आचरण पसंद आया, लेकिन जब उसने सोचा कि उसकी अनमोल बेटी कुछ ही दिनों में इस व्यक्ति की पत्नी बन जाएगी तो उसे कुछ दुख हुआ। जहां तक व्यक्ति के मो परिवार में लौटने के बाद इतने लंबे समय तक उससे मिलने न आने की बात है, तो वह इसके लिए दूसरे पक्ष को दोष नहीं दे सकता। यह वह था जिसने मो चौहान को कुछ भी न कहने देने पर जोर दिया था। हालांकि वह अंदर से दुखी था, एक बुजुर्ग के रूप में वह अपने भावी दामाद के लिए चीजों को बहुत कठिन नहीं बना सकता था। मम्मा उठो। उनकी आवाज ठंडी थी, जिससे मो परिवार के सदस्यों को भी कुछ हद तक अपरिचित महसूस हो रहा था। मेंग हुआइनिंग को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। आखिरकार उनके भावी ससुर कभी कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने हजारों सैनिकों का नेतृत्व किया था और दाशुन के पहले ड्यूक थे। मेंग हुआइनिंग विनम्र रवैया बनाए रखने के लिए अपना सिर नीचे रखते हुए सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। हालांकि अपनी आंख के कोने से उसने सभी को देखना नहीं छोड़ा। हालांकि उनके भावी ससुर का शरीर कुछ हद तक क्षीण लग रहा था। उनके बाल सफेद थे, जो ओल्ड लेडी मो की तुलना में 10 से 20 साल बड़े लग रहे थे, फिर भी उनकी असाधारण सहनशक्ति और प्रतिष्ठा को नजरअंदाज करना मुश्किल था। जहां तक दंपत्ति के पास बैठे दो अधेड़ उम्र के पुरुषों की बात है, तो उनके द्वारा प्रदर्शित जन्मजात प्रभुत्व को छुपाया नहीं जा सका। उसी समय उसके मन में एक चौंकाने वाला अनुमान प्रकट हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों मो परिवार के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े भाई थे? मेंग हुआइनिंग ने पिता और पुत्रों को सीधे घूरने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह उनका जूनियर था। इसके अलावा वह कुछ ही दिनों में मो परिवार का दामाद बन जाएगा। इसलिए मेंग हुआइनिंग किसी भी सीमा का उल्लंघन न करने के लिए बेहद सावधान थी। इसलिए उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुकाकर रखा और अपने बुजुर्ग के बोलने का इंतजार किया। इससे मेंग हुआइनिंग को सभी का निरीक्षण करने का अवसर मिला। वह देख सकता था कि दो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तियों की शक्लें अन्य मो भाइयों के साथ कुछ समानताएं रखती थी। अब जब बूढ़ा ड्यूक मो जीवित वापस आ गया था, तो यह अब ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं थी अगर मो परिवार के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े भाई भी जीवित होते। केवल एक चीज जो मेंग हुआइनिंग को अजीब लगी वह यह थी कि पूरी दुनिया को यह क्यों पता चला कि जो लोग युद्ध में मारे गए थे वे एक एक करके जीवित दिखाई दे रहे थे। क्या इसके पीछे कोई दिल दहला देने वाली साजिश हो सकती है? इस समय मेंग हुआइनिंग के दिमाग में अनगिनत सवालिया निशान उभर आए थे। जैसे ही वह सोच रहा था, मो किंग ने आखिरकार बोला, मैंने सुना है कि आपके दादाजी पूर्व वरिष्ठ मंत्री थे। मेंग हुआइनिंग ने तुरंत अपने विचार वापस लिए और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, इस जूनियर के दादा वास्तव में पूर्व मंत्री मेंग थे। मो किंग पूर्व मंत्री मेंग से बिल्कुल भी अपरिचित नहीं थे। आखिरकार दोनों कई वर्षों तक अदालत में सहकर्मी रहे थे। हालांकि एक नागरिक अधिकारी था और दूसरा सैन्य कमांडर, वे दोनों वफादार और नेक लोग थे और एक दूसरे के बारे में अच्छी धारणा रखते थे। मंत्री मेंग के पोते के रूप में उनका चरित्र भी काफी अच्छा होना चाहिए। विशेष रूप से उसके उत्तर पश्चिम लौटने के बाद उसकी पत्नी सहित परिवार के सभी लोगों ने मेंग हुआइनिंग की प्रशंसा की थी कि वह कितना उत्कृष्ट युवक था। अब अपने सामने खड़े व्यक्ति को उसके शिष्टाचार को बहुत अच्छी तरह से निभाते हुए देखकर मो किंग के लिए उसमें कमियां निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया। फिर अपनी सबसे बड़ी भाभी के पीछे छुपी हुई अपनी ही अनमोल बेटी को देखते हुए और समय समय पर मेंग हुआइनिंग पर नजरें चुराते हुए, अगर इतने सारे लोग मौजूद नहीं होते तो यह लड़की निश्चित रूप से उसे इस युवक को धमकाने के लिए नहीं कहने के लिए ढूंढ लेती। मेंग हुआइनिंग से मिलने से पहले मो किंग ने उसके लिए चीजों को कठिन बनाने के अनगिनत तरीकों के बारे में सोचा था। अब अपनी बेटी की याचना भरी निगाहें देखकर आखिरकार वह नर्म पड़ गए। स्पष्ट रूप से कहें तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दूसरे पक्ष में दोष नहीं ढूंढ पा रहा था, इसलिए उसके पास हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उन्होंने अपने भावी दामाद के लिए चीजों को कठिन बनाने की कोशिश करने का विचार छोड़ दिया था, फिर भी मो किंग बहुत खुश नहीं दिख रहे थे।
उन्होंने मेज पर एक खाली सीट की ओर इशारा करते हुए कहा, चूंकि आप सही समय पर आए हैं, इसलिए हमारे साथ भोजन करें। अपने भावी ससुर का सामना करते हुए मेंग हुआइनिंग अभी भी कुछ हद तक सतर्क थी। हालांकि उन्होंने जानबूझकर महसूस की गई घबराहट को छुपाया। बुजुर्ग दंपत्ति का फिर से अभिवादन करने के बाद वह आज्ञाकारी रूप से मो किंग द्वारा निर्दिष्ट सीट पर बैठ गया। बूढ़ी महिला मो को पता था कि उनके पति को अपने दामाद के साथ मुश्किल हो रही थी, इसलिए उन्होंने माहौल को शांत करने और सभी का ध्यान भटकाने के लिए मेंग हुआनी को सबसे बड़े बेटे और दूसरे बेटे से मिलवाया। उस जिद्दी बूढ़े व्यक्ति को अनगिनत बार बताया गया था कि उनका भावी दामाद एक उत्कृष्ट युवा व्यक्ति था जिसे पूरा परिवार अच्छी नजर से देखता था, फिर भी वह उसे स्वीकार नहीं करता था। खैर, अगर वह युवक के प्रति विनम्र होने को तैयार नहीं होता, तो मेंग हुआइनिंग उसे आसानी से अनदेखा कर सकती थी। यह देखकर कि उसकी सास उसे बचा रही थी, मेंग हुआइनिंग ने उसे एक आभारी मुस्कान दी। साथ ही उन्होंने अपने पिछले अनुमानों की पुष्टि भी की। मो परिवार के जो बेटे मर गए थे वे सभी अब जीवित थे। यह पहली बार दो चाचाओं से मिल रहा था, इसलिए मेंग हुआइनिंग स्वाभाविक रूप से उनका उचित स्वागत करने से बच नहीं सकी। अपने पिता के विपरीत सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े भाई मुस्कुराए और उनकी ओर सिर हिलाया। मेंग हुआइनिंग का मन, जो पहले विचारों से भरा हुआ था, जल्द ही मो भाइयों की ओर से हरी मिर्च के साथ तली हुई पोर्क बेली की उत्साही पेशकश से विचलित हो गया। मेंग हुआइनिंग मसालेदार भोजन के प्रति कोई अजनबी नहीं थी। उसने पहले भी कई बार मो फैमिली का ठंडा मसालेदार खरगोश खाया था, और यहाँ तक घर पर भी भोजन में हमेशा उस अनूठे तीखेपन का संकेत मिलता था। हालांकि यह हरा मसालेदार घटक कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मो चौहान, जो आमतौर पर उसके साथ सबसे अधिक बातचीत करते थे, को स्वाभाविक रूप से और अधिक समझाना पड़ा। उन्होंने मेंग हुआइनिंग के लिए स्पष्टीकरण देने की पहल की। यह वह मिर्च है जिसे हम खुद उगाते हैं। ज्यूडी मेई ने कहा कि मिर्च जब पकी होती है तो हरी होती है और कुछ दिनों में वे धीरे धीरे लाल हो जाएंगी। सूखने पर वे ठंडे मसालेदार खरगोश में मिर्च का मसाला बन जाती है। मेंग हुआइनिंग की समझ में मो परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली मिर्च विदेशियों से प्राप्त की गई थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे उत्तर पश्चिम में भी ऐसी सब्जियां उगाएंगे। उत्तर पश्चिम में लोगों की आजीविका के बारे में सोचते हुए मेंग हुआइनिंग बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। चूंकि मिर्च यहाँ उग सकती है, यूं शहर के लोग भाग्यशाली हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने दरवाजे पर हे झिरन की आवाज सुनी। भाई मेंग का मतलब मिर्च की खेती को बढ़ावा देना है। वह झिरन खाने ही वाला था जब युए ने कहा कि मेंग हुआइनिंग मुख्य घर में आई थी। तो उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और मो जियुए के पीछे यह देखने के लिए चली गई कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसने सुना कि कोई उसकी मिर्च का लालच कर रहा है। मेंग हुआइनिंग एक चतुर व्यक्ति थी, और हे झिरन के लहजे से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वह मिर्च की खेती को बढ़ावा देने की इच्छुक नहीं थी। इसके अलावा वह मो परिवार की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था, जहां जियुगे और जियुसाओ हमेशा प्रभारी थे। यदि उनके पास यह विचार है तो भी उन्हें उनकी सहमति की आवश्यकता होगी। वह सचमुच उत्साह में आकर बोला था। वह झट से उठ खड़ा हुआ। अगर जियुसाओ अनिच्छुक है, भाई, मैं उस पर कभी दबाव नहीं डालूंगा। ऐसा नहीं है कि हे झिरन कंजूस थी, हालांकि उसके पास धन था जिसे वह खर्च नहीं कर सकती थी। इस पैसे का खुले तौर पर उपयोग करने के लिए उसे हाथ में कुछ लाभदायक सौदों की आवश्यकता थी। मिर्च के साथ भोजन बनाना उनमें से एक था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मिर्च को इतनी जल्दी बढ़ावा नहीं देना चाहेगी। वह यह भी जानती थी कि मेंग हुआइनिंग लोगों के प्रति समर्पित एक अच्छी अधिकारी थी, और वह उत्तर पश्चिम में लोगों की कठिनाइयों से भी वाकिफ थी। हालांकि ये मिर्च स्वादिष्ट हैं, लेकिन कुछ अन्य उच्च उपज वाले अनाज के विपरीत जो लोगों को खिला सकते हैं, उन्हें वैकल्पिक कहा जा सकता है। मेंग हुआइनिंग अपने शासन के तहत लोगों को समृद्ध बनाना चाहती थी, कम से कम इतना तो कि वे भूखे न रहें। उसे इन मिर्चों का मूल्य भी समझ में आ गया। यदि इस तरह के स्वादिष्ट घटक का उपयोग मो परिवार जैसे व्यंजन बनाने के लिए किया जाता और रेस्तरां में बेचा जाता, तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ लाता। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, और बोलने का कारण यह था कि उसने मिर्च के मूल्य के बारे में सोचा था। यदि यूं शहर के सभी लोग मिर्च उगा सके और पकने पर उन्हें ऊंची कीमत पर बेचें, तो वे निस्संदेह उच्च आय अर्जित करेंगे। लोगों के हाथ में पैसा होने से क्या भरपेट खाना खाना आसान नहीं होगा। लेकिन अब मो परिवार जीविकोपार्जन के लिए इन साधनों पर निर्भर था। यदि वे मिर्च की खेती फैलाते हैं, तो क्या वे अपनी आय का स्रोत बंद नहीं कर देंगे। जितना अधिक मेंग हुआइनिंग ने अपने विचारहीन शब्दों के बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे दोषी महसूस हुआ।
भाई नाइन और भाभी नाइन, आपको मेरी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक पल के लिए भी इन मिर्चों की स्वादिष्टता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। वह झिरन उसके स्वर पर मुस्कुराया। वह मोजीवे द्वारा समर्थित भाभीियों के साथ मेज पर बैठी थी। मुझे पता है कि भाई मेंग लोगों की सेवा के लिए समर्पित एक अच्छे अधिकारी हैं। चिंता मत करो, खेतों में शकरकंद और आलू पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने पहले कहा है, शकरकंद और आलू बोना सरल है, पैदावार अधिक होती है और वे तृप्ति की मजबूत भावना प्रदान करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोगों को खाने और पहनने के लिए पर्याप्त भोजन मिले, तो इन्हें रोपना मिर्च की तुलना में कहीं अधिक लागत प्रभावी है। इतना ही नहीं, शरद ऋतु की फसल के मौसम के दौरान मक्का भी होता है। सूखे मक्के को पीसकर मक्के का आटा और मक्के का आटा बनाया जा सकता है, जो दलिया और केक बनाने के लिए बहुत अच्छा है। वह झिरन बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। इस युग के गरीब परिवारों द्वारा खाई जाने वाली कच्ची मक्के की रोटी और केक की तुलना में मक्के से बना भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है। वास्तव में, जब मो परिवार ने शुरू में उन अनोखी फसलों को लगाया था, तो अक्सर ग्रामीणों द्वारा उनकी पीठ पीछे उनके बारे में बात की जाती थी और मेंग हुआइनिंग ने इसके बारे में कुछ सुना था। लेकिन मो जीवे दंपत्ति को अच्छी तरह से जानने के बाद वे लापरवाह लोग नहीं थे। इसलिए जब हे झिरन ने इन फसलों के लाभों को ध्यान से समझाया, तो मेंग हुआइनिंग ने इसके लिए तत्पर रहना शुरू कर दिया। यदि भाई नाइन और भाभी नाइन वास्तव में ऐसे अच्छे अनाज को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं, तो आप लोगों के हितैषी होंगे। आप देखिए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बंजर है और सर्दियों में बर्फबारी होती है। अगर फसल खराब हो तो हर साल कई लोग भूख से मर जाते हैं। मो परिवार ने यू शहर में लोगों के भूख से मरने के बारे में नहीं सुना, इसका कारण मेंग हुआइनिंग का आगमन भी है। पिछली सर्दियों में कई परिवारों के पास भोजन खत्म हो गया था और पूरा परिवार भीख मांगने चला गया। उस समय मेंग हुआइनिंग ने उन लोगों की मदद करने के लिए अन्न भंडार में संग्रहित सीमित भोजन का उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जो भुखमरी के कगार पर थे। साथ ही वह प्रीफेक्ट से मदद मांगने के लिए कई बार प्रीफेक्चर भी गया। प्रीफेक्ट उससे थक गया था और उसके पास अन्न भंडार से कुछ भोजन उसे आवंटित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन यह भोजन पर्याप्त नहीं था। मेंग हुआइनिंग ने लोगों को उन अमीर लोगों के लिए काम करने का भी निर्देश दिया, इस उम्मीद में कि वे मदद करेंगे। बहुत प्रयास के बाद यून सिटी ने अपनी पहली सर्दी का स्वागत बिना किसी को भूखा मरने के किया। लेकिन यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। यूं शहर में सर्दी, जहां भोजन और कपड़े दुर्लभ हैं, फिर से आएगी। पिछले साल अन्न भंडार का सारा अनाज खत्म हो गया था, जो मेंग हुआइनिंग के लिए सबसे परेशानी वाली बात थी। वह जानता था कि यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में उसे मो परिवार के सौहार्द को बिगाड़े बिना चिंता करनी चाहिए। वैसे भी, जब सिस्टर इन लॉ नाइन ने उच्च उपज वाले अनाज उपलब्ध कराने का उल्लेख किया, तो उसे अंततः आशा दिखाई दी। भाई नाइन, भाभी नाइन, यू शहर के लोगों की ओर से मैं आपकी उदारता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जब तक हम इस साल इस कठोर सर्दी को आसानी से पार कर लेंगे, अगले साल ऐसी फसलों के साथ लोगों को अब भूखे रहने की चिंता नहीं होगी। मो परिवार की फसलों का मामला मेंग हुआइनिंग के आगमन का एक छोटा सा प्रकरण था और एक बार इसका निपटारा हो जाने के बाद विषय बदल गया। बेशक, यह विषय स्वाभाविक रूप से मेंग हुआइनिंग और मो हन्यू के बीच विवाह पर केंद्रित हो गया। ऐसे मामलों का स्वाभाविक रूप से बड़ों द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक था और मेंग हुआइनिंग विवरण पर चर्चा करने गई। हालांकि मो परिवार ने मो हन्यू को दहेज के हिस्से के रूप में एक आंगन प्रदान किया था, फिर भी मेंग हुआइनिंग ने यू शहर में एक आवास खरीदा। निवास बहुत बड़ा नहीं था और यमन काउंटी से ज्यादा दूर स्थित नहीं था। मेंग हुआइनिंग ने पहले से ही वहां दुल्हन कक्ष की व्यवस्था कर दी थी। शादी के दिन वह मो हन्यू को लेने और उसे समारोह के लिए यून सिटी ले जाने के लिए दुल्हन की सेडान कुर्सी के साथ शीलिंग गांव आएगा। नवविवाहित जोड़े वहां 2 दिनों तक रहेंगे और जब मो हन्यू 3 दिनों के बाद घर लौटेंगे, तो वे शीलिंग गांव चले जाएंगे। यह कहा जाना चाहिए कि मेंग हुआइनिंग के विचार काफी विचारशील थे। वह नहीं चाहता था कि मो हन्यू को कोई शिकायत झेलनी पड़े और वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग यह सोचें कि जिससे उसने शादी की है वह नया घर भी तैयार करने को तैयार नहीं है, या यह घर उसके परिवार ने दिया था। पैतृक मंदिर में पूजा करने के लिए शहर जाना बहुत अलग था, जो मेंग हुआइनिंग का अपनी पत्नी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए पर्याप्त था। शादी के बाद मो हन्यू की पसंद के कारण वह उसके साथ जीलिंग गांव में रहने के लिए वापस आ गया। संक्षेप में, मेंग हुआइनिंग का मो हन्यू के प्रति उपचार हर तरह से व्यापक था। मो किंग ने मेंग हुआइनिंग की व्यवस्था सुनी और उन्हें कहना पड़ा कि जैसे जैसे वह अपने दामाद को देखते हैं, उन्हें वह और भी अधिक पसंद आने लगता है।
उसके दिल की बेचैनी धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई थी। पलक झपकते ही यह द 12th ऑफ जून था। मो परिवार खुशी और उत्साह से भरा हुआ था और यह कहा जा सकता है कि सभी आंगन लालटेन से सजाए गए थे। गांव वालों के इस तरह देखने के बाद इसे शादी के लिए बेटी को विदा करना कैसे माना जा सकता है। यह उस समय की तुलना में लगभग अधिक भव्य था जब शहर के एक धनी परिवार में बहू आई थी। इन सभी की व्यवस्था मो जीवे ने की थी। उनकी पत्नी के पास ताओबाओ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सब कुछ उपलब्ध था और कीमतें इस युग के स्टोरों में बिकने वाले सामानों की तुलना में बहुत सस्ती थी। मो यूएन्स को छोड़कर सभी मो भाई एक साथ एकत्र हुए। यहाँ तक मो किंग एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर में बैठे थे जिसे हे झिरन ने हु कान को बनाने के लिए कहा था और उनके बेटे ने उन्हें सबके सामने लाने के लिए आगे बढ़ाया था। नान रुई कंसोर्ट डे फैंग शुवानझोउ परिवार, जी तियानहाई परिवार, हुकांग, मो परिवार के पुराने अधीनस्थ और उनके परिवार जल्दी ही पहाड़ की तलहटी में आ गए थे। वहां तांग मिंगरुई भी थी। पिछली बार की घटना के कारण जहां उसे हत्या करने के लिए किसी को काम पर रखने के लिए गलत तरीके से फंसाया गया था, वह मेंग हुआइनिंग से तेजी से परिचित हो गया था। हालांकि दोनों पक्ष ऐसे लोग थे जिन्हें वह अच्छा दोस्त मानता था, फिर भी उसने मो परिवार को प्राथमिकता देने की योजना बनाई। इसलिए वह भी आज दुल्हन को एस्कॉर्ट करने के लिए मो परिवार का मेहमान बन गया। गांव वाले भी उपहार लेकर आए। मो परिवार की परिचारिका के रूप में ओल्ड लेडी मो सभी अलग अलग मेहमानों का सहजता से स्वागत करने में बहुत सक्षम थी। वह झिरन का पेट बहुत बड़ा था। मैडम उन्होंने उन्हें आगे नहीं आने दिया। वह देखने के लिए ली आंटी के साथ भीड़ से अधिक दूर एक स्थान पर रुका था। मो हन्यू ने सुंदर पैनी फूलों की कढ़ाई वाले सुंदर लाल दुल्हन के कपड़े पहने और दुल्हन कक्ष में बैठे। भाभियां उसका मेकअप ठीक करने में मदद करने में व्यस्त थी। हमारे हनीऊ को देखो, इस तरह से तैयार होकर वह बिल्कुल एक परी की तरह है जो एक पेंटिंग से बाहर निकली है। दूसरी भाभी प्रशंसा किए बिना न रह सकी। बाकी भाभियां भी सहमति में बोली, हाँ, हनीऊ जन्म से ही खूबसूरत थी। ये दुल्हन के कपड़े उसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। अभी भी नौवे भाई और नौवीं भाभी को हमारी बहन को और अधिक सुंदर दिखाने के लिए ऐसे सुंदर गहने खरीदने का बहुत शौक है। क्वोट। भाभियों की तारीफ सुनकर मोहन्यू ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। इस वक्त मेकअप पूरा हो चुका था। बूढ़ी औरत मो एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत को लेकर आई। हन्यू, यह गांव की दादी झाओ है। वह जीलिंग गांव की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है और बच्चों और पोते पोतियों से भरा घर होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त है। मैंने उनसे विशेष रूप से आपके बालों में कंघी करने के लिए कहा था। जब दुल्हन के बालों में कंघी करने की बात आती है तो दशुन साम्राज्य में यह बहुत खास होता था। ऐसा करने के लिए बच्चों और पोते पोतियों से भरे घर वाली एक वृद्ध धन्य महिला को आमंत्रित करना आवश्यक था। यह दुल्हन के लिए भी एक आशीर्वाद था, यह कामना करते हुए कि दुल्हन भविष्य में धन्य दादी की तरह स्वस्थ और बच्चों और पोते पोतियों के साथ धन्य हो। दादी झाओ की उम्र के बावजूद उनके बालों में कंघी करने का कौशल बहुत कुशल था, जिससे पता चलता है कि उन्होंने पहले भी अनगिनत बार इस तरह का काम किया है। जल्द ही मो हन्यू के घने काले बाल पूरी तरह से मुड़ गए। हालांकि इस स्टाइल की तुलना राजधानी के कुलीन परिवारों में मालकिनों के बालों को स्टाइल करने वाली विशेष महिला परिचारिकाओं से नहीं की जा सकती थी। मो हन्यू का जन्म सुंदर था। यहाँ तक साधारण हेयर स्टाइल के साथ भी वह आकर्षक और भव्य दिखती थी। भाभियों की प्रशंसा की लहरों के बीच बूढ़ी महिला मो ने अनिच्छा से अपनी बेटी को लाल दुल्हन का घूंघट पहनने में मदद की। हन्यू, आज से तुम एक विवाहित महिला बनोगी। भविष्य में तुम्हें अपने छोटे गुस्से पर काबू रखना होगा। जैसे ही वह बोल रही थी, बूढ़ी महिला मो का गला रुंध गया और वह आगे नहीं बोल सकी। सबसे बड़ी भाभी उसे सांत्वना देने के लिए तुरंत आगे बढ़ी, माँ, हन्यू अपनी शादी के लिए ज्यादा दूर नहीं जा रही है। जब वह 3 दिन में लौटेगी तो आप उसे हर दिन देख सकते हैं, इसलिए परेशान मत होइए। बूढ़ी औरत मो भी जानती थी कि यह उचित था। परिवार में 9 बहुओं की तुलना में दूसरी भाभी को छोड़कर, जिनके माता पिता एक ही गांव में रहते थे, बाकी सभी हजारों मील दूर राजधानी से थी। मो परिवार की वर्तमान स्थिति से, जब तक उनके परिवार मैडम हे की तरह अपनी बेटियों से मिलने के लिए उत्तर पश्चिम में आने के इच्छुक नहीं होते, वे शायद इस जीवनकाल में एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाते। यह सोचकर बूढ़ी महिला मो को बहुत अधिक राहत महसूस हुई। उसने धीरे से अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और मो हन्यू को चेतावनी देना जारी रखा कि शादी के बाद उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपनी मां को रोते हुए देखकर मो हन्यू भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। 5वीं भाभी रुमाल लेकर आगे बढ़ी और अपने आंसुओं को बहने से पहले ही सुखा लिया। हन्यू, रो मत, अगर तुम रोओगी और अपना मेकअप बर्बाद करोगे तो तुम सुंदर नहीं दिखोगी।
जैसे ही पांचवी भाभी ने उसे मनाने की कोशिश की तो मो हन्यू खुद को रोक नहीं सकी। वो रोते हुए अपनी माँ की गोद में गिर पड़ी। माँ, कृपया निश्चिंत रहें। मैं आपकी और अपनी भाभीियों की तरह हमारे परिवार की अच्छी देखभाल करूंगा। माँ बेटी को इस तरह देखकर कमरे में मौजूद सभी महिलाओं की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। इसी समय बाहर से मो चौहान की आवाज आई। जल्दी तैयार हो जाओ, नया युवा मास्टर दरवाजे पर आ गया है। दरवाजे के सबसे नजदीक की महिलाओं में से आठवीं भाभी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और बाहर ढोल और संगीत की आवाजें स्पष्ट रूप से सुनाई दी। ध्वनि की मात्रा से उन्होंने अनुमान लगाया कि मेंग हुआनिंग की स्वागत करने वाली टीम ने अभी अभी गांव में प्रवेश किया है। प्रिय पति, स्वागत करने वाली टीम स्पष्ट रूप से अभी भी बहुत दूर है। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आठवीं भाभी अपने पति से पूछे बिना नहीं रह सकी। हन्यू का मेकअप रोने से बर्बाद हो गया था और अभी तक उसे छुआ तक नहीं गया था। यदि नया युवा मास्टर अब आ गया तो यह वास्तव में उन्हें परेशान कर देगा। उसका पति तमतमाए हुए चेहरे के साथ भागा था और उसने अपनी पत्नी की बातों का तुरंत उत्तर नहीं दिया। वह दहलीज पर पहुंचा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसे मेरी बहन को इतनी आसानी से नहीं ले जाने दूंगी। जैसे ही यह कहा गया, जो महिलाएं अभी अभी आंसू पोंछ रही थी, वे हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। मो हन्यू की रक्षा के लिए अपने बेटे की निष्ठा को देखकर बूढ़ी महिला मो ने फटकार लगाई, आप इसे कितना मुश्किल बना सकते हैं, यह देखते हुए कि आपकी बहन की जल्द या बाद में शादी होनी है। माँ, हन्यू शादी कर रहा है लेकिन मैं उस लड़के को यह सोचने नहीं दे सकता कि वह इतनी आसानी से पत्नी पा सकता है। पति, तुम क्या करने जा रहे हो? वह क्या करने जा रहा था? मो चौहान जल्दबाजी में वापस आकर दरवाजा बंद कर दिया था और उसने यह नहीं सोचा था कि वह वास्तव में मेंग हुआनिंग के लिए चीजों को कैसे मुश्किल बनाने जा रहा है। कुछ देर रुककर उसने घर की महिलाओं की ओर देखा। यद्यपि मेंग हुआनिंग प्रतिभाशाली और साहित्यिक है, वह कुछ मार्शल आर्ट भी जानता है, लेकिन वह निश्चित रूप से हम भाइयों जितना कुशल नहीं है। ऐसे शुभ दिन पर हम उसके साथ बहस नहीं कर सकते हैं ना? क्या आठवें भाई का मतलब यह है कि वह साहित्यिक प्रतिभा में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? दूसरी भाभी ने पूछा। क्यों नहीं, कई भाभियां भी विद्वान परिवारों से आती हैं और बहुत साहित्यिक हैं। उनके साथ साहित्यिक प्रतियोगिता क्यों नहीं की जाती? मो चौहान को बचपन से ही तलवारबाजी और मार्शल आर्ट पसंद था। साहित्यिक प्रतिभा की दृष्टि से वे कोरे कागज के समान थे। यदि ओल्ड लेडी मो ने उसे कई वर्षों तक अध्ययन करने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो शायद वह कई शब्द भी नहीं पहचान पाता। इसलिए वह केवल महिलाओं पर ही अपनी उम्मीदें रख सकता था। आठवें भाई, भले ही हमने पढ़ाई की है, हम साहित्यिक प्रतिभा की तुलना जीजाजी से कैसे कर सकते हैं? क्या आप हमें खुद ही शर्मिंदा नहीं करा रहे होंगे? हाँ आठवें भाई, मैं तो बस कुछ शब्द जानता हूँ। दूसरी भाभी बार बार हाथ हिलाती रही। मैं आठवें भाई से ज्यादा बेहतर नहीं हूं, मुझे इसमें शामिल मत करो। उनके इनकारों के बीच बाहर ढोल नगाड़ों और संगीत की आवाज और भी करीब आती जा रही थी। कल मैं अपने पिता और भाइयों को इस मामले के बारे में बताऊंगा। चाहे कुछ भी हो, सभी को मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है, मो जियुए ने स्पष्ट रूप से चिंतित होकर बोलते हुए भौहें चढ़ा दी। वह झिरन आया और धीरे से सांत्वना दी, हम हर संभव तरीके से दुश्मन के हमले का सामना करेंगे, हमेशा समस्याओं से अधिक समाधान होते हैं। चीजें अभी भी गंभीर नहीं हुई हैं। जब तक हम जल्दी सावधानी बरतेंगे, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकती थी और केवल मो जियुए को ज्यादा चिंता न करने का दिलासा दे सकती थी। अगले दिन मो जियुए दूसरे बुजुर्ग के आंगन में गए। हुआ यूं कि मो हन्यू की शादी के कारण सभी भाई वहां थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन्हें मामले के बारे में बताया। मो चौहान आवेगी थे और पहले खड़े हुए। हमारा मो परिवार अदालत के प्रति वफादार रहा है। अगर भाई जीव नहीं होता तो हम सभी अब तक युआन मेंग के बलिदान बन गए होते। हालांकि हम सभी विद्रोह करने से घृणा करते हैं, लेकिन हम लोगों को इसका बोझ अपने सिर पर भी नहीं डालने दे सकते। हालांकि ये शब्द थोड़े अभद्र थे, फिर भी उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से बात की। दूसरा बुजुर्ग भी नाराज होकर खड़ा हो गया। क्यों न हम भाई चुपचाप राजधानी में घुसकर उस कुत्ते सम्राट से छुटकारा पालें, ताकि वह हर दिन हमारे मो परिवार के साथ कैसे व्यवहार करें, इसके बारे में सोचना बंद कर दे। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, लोगों ने तुरंत उन्हें दोहराया। सभी राजधानी में सम्राट शुनवु की हत्या के बारे में सोच रहे थे। जैसे ही मो जियुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, खामोश मो किंग बोल उठे। आप सचमुच भ्रमित हैं। दूसरे बुजुर्ग को यकीन नहीं हुआ। पिताजी, लोगों के आने पर हमें धमकाने का इंतजार करने के बजाय भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए उससे जल्दी छुटकारा पाना बेहतर है। लापरवाह।
मो किंग ने अपने दूसरे बेटे को कड़ी फटकार लगाई। पिताजी, भाई जियू ने जो कहा था उसके अनुसार भले ही हम कोई कदम नहीं उठाते हैं, सम्राट शुनवू हमें सम्राट को धोखा देने के अपराध में फंसा देगा और अंत में हमें विद्रोह करना होगा। इस समय मो चौहान दूसरे बुजुर्ग की मनोदशा को सबसे अच्छी तरह समझ सकते थे। मो किंग अपने दोनों बेटों की भावनाओं को समझने में असमर्थ थे, वह बस उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। जियुए ने अभी कहा कि महारानी ने चौथे राजकुमार को गोद लिया था। सू कबीले ने नानहेंग को सिंहासन पर चढ़ने में मदद करने के लिए अदालत में अनगिनत प्रभावों का पोषण किया। सम्राट शुनवू की मृत्यु के बाद नान क्यूइजू कबीले के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं। एक बार जब चौथा राजकुमार सिंहासन पर बैठा तो यह दुनिया पूरी तरह से जू परिवार की दुनिया बन जाएगी। उस समय हमारी स्थिति उस समय की तुलना में दर्जनों गुना अधिक कठिन होगी जब सम्राट शुनवू सत्ता में थे। यही कारण था कि मो जियुए ने राजधानी में सम्राट शुनवू की हत्या की वकालत नहीं की। दूसरा बुजुर्ग, आठवां बुजुर्ग, मेरा मतलब यह है कि आइए पहले जू परिवार की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करें और फिर सम्राट शुनवू की हत्या करने की कोशिश करें, तभी हम स्थायी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। निस्संदेह हम उत्तर पश्चिम में भी अपनी सतर्कता में ढील नहीं दे सकते। अगर कोई छुपकर परेशानी पैदा करता है तो हमें उसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि दूसरा बुजुर्ग और आठवां बुजुर्ग थोड़ा अधीर थे, लेकिन पूरी तरह से बुद्धिहीन भी नहीं थे। अपने पिता और मो जियुए द्वारा याद दिलाने के बाद दोनों ने अपनी पिछली गति खो दी। पिताजी, भाई जियू, क्या अब हमें सचमुच असहाय होकर मौत का इंतजार करना होगा? हम असहाय होकर मौत का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही मो जियुए ने बात की, उसने पांचवें बुजुर्ग की ओर देखा। पांचवें बुजुर्ग, अब तक हमने कितने बम बनाए हैं? 1000 बम बनाए गए हैं, सभी मैंने पहाड़ पर रखे हैं। पांचवें बुजुर्ग ने कहा। मो जियुए ने सभी को स्कैन किया। सातवां बुजुर्ग दक्षिण चला गया। उसे वापस आने में कम से कम आधा महीना लगेगा। अब हमारे भाइयों के अलावा ताओरान, लियांग हाओ और अन्य लोगों की संख्या दर्जनों हो गई है। हम एक क्षण में सभी को एक साथ इकट्ठा करेंगे और उन्हें बम वितरित करेंगे और उन्हें उनका उपयोग करना सिखाएंगे। इसके अलावा रंग रंग और मेरे पास कुछ दोहराए जाने वाले क्रॉसबो भी हैं जो लगातार 20 बार तक फायर कर सकते हैं। हम सबको हथियारों से लैस करेंगे। आज से घुसपैठियों को रोकने के लिए सभी को बारी बारी से सुरक्षा करने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। अपने परिवार की रक्षा करते हुए हमें शीलिंग गांव के ग्रामीणों का भी ख्याल रखना चाहिए और उन्हें इसमें शामिल नहीं होने देना चाहिए। सबसे बड़ा भाई उठ खड़ा हुआ। मैं जाकर इस मामले की व्यवस्था करूंगा। जबकि सबसे बड़ा भाई लोगों को इकट्ठा करने के लिए गया था, मो जियुए ने भी हे झिरन से ताओबाओ पर बड़ी संख्या में दोहराए जाने वाले क्रॉसबो और पर्याप्त तीर खरीदने और उन्हें एक खाली कमरे में संग्रहित करने के लिए कहा। यहाँ तैयारी के बाद सबसे बड़े भाई ने भी सारी जनशक्ति पहाड़ की तलहटी में इकट्ठा कर ली। मो जियुए ने कुछ लोगों को पर्याप्त बार बार दोहराए जाने वाले क्रॉसबो लेने के लिए बुलाया और सभी को प्रशिक्षित करने के लिए अपने भाइयों के साथ पहाड़ पर चढ़ गए। बहुओं की शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घर लौटने से पहले केवल एक दिन सभी को बम और बार बार क्रॉसबो के बारे में सिखाया। अगला समय मो हन्यू के घर लौटने का था। नवविवाहित छोटा जोड़ा तब से शीलिंग गांव के चतुर्भुज आंगन में रहता है। मेंग हुआइनी भी इस बात से खुश थी। चतुर्भुज प्रांगण की सुविधाएं और साज सज्जा मो भाइयों के समान ही थी। कमरे का साज सामान भी युवाओं में बहुत लोकप्रिय था। मेंग हुआइनी को बस इस जगह को छोड़ने में अनिच्छा महसूस हुई। अपनी युवा और नाजुक पत्नी का साथ देने के लिए उसने शादी से पहले यमीन मामलों को अपने अधीनस्थों को सौंप दिया और कुछ दिनों के लिए आराम करने की तैयारी की। यदि मेंग हुआइनी कभी कभार मो परिवार के पास आती तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन कुछ दिनों तक यहाँ रहने के बाद उन्हें पता चला कि मो भाई हर दिन पहाड़ पर भागते थे। पहले तो उसने सोचा कि मो भाई शिकार करने के लिए पहाड़ पर गए हैं। बाद में जब वे वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनके पास कोई खेल नहीं है। यदि ये वे सामान्य लोग होते तो ठीक होता, लेकिन मो भाई मार्शल आर्ट के उस्ताद के रूप में पहाड़ पर चढ़ने के बाद खाली हाथ वापस नहीं आ सकते थे। वो इतना समझदार था कि जानता था कि मो परिवार के पास रहस्य है। हालांकि वह अब आधा मो परिवार का सदस्य था। अगर परिवार उसे वे बातें नहीं बताना चाहता जो वे नहीं चाहते थे कि उसे पता चले, तो उसके लिए पूछताछ करने की पहल करना अनुचित होगा। मो जियुए अधिक चौकस थे और उन्होंने लंबे समय से अपने बहनोई की जिज्ञासा पर ध्यान दिया था। हे झिरन के साथ चर्चा करने के बाद उसने उसे कुछ बातें बताने का फैसला किया। आखिरकार मेंग हुआइनी भविष्य में उनके साथ रहेंगी। अगर बहुत देर बाद कुछ सुराग मिले तो बेहतर होगा कि उसे पहले ही बता दिया जाए।
यह उसे यह महसूस कराने से बेहतर था कि मो परिवार उस पर पर्याप्त भरोसा नहीं करता और फिर धीरे धीरे खुद ही कुछ चीजें खोज लेता। बेशक मो परिवार द्वारा गुप्त रूप से बनाए गए बम और 7वें बुजुर्ग की अपने पूर्व अधीनस्थों को इकट्ठा करने के लिए दक्षिण की यात्रा को मो जियुए द्वारा स्वचालित रूप से छुपाया गया था। वास्तव में जब मेंग हुआइनिंग ने हत्या के लिए एक हत्यारे को नियुक्त करने के तांग मिंगरुई के मामले की अध्यक्षता की, तो उन्हें पहले ही जू परिवार के साथ कुछ गड़बड़ का पता चल गया था। विशेष रूप से पूछताछ प्रक्रिया के दौरान जू फैन ने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि वह महारानी के समान कबीले का था। इससे मेंग हुआइनिंग को लगा कि चीजें सरल नहीं थी। बाद में जू फैन और उस हत्यारे की भी जेल में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और वे ठग बेवजह बेवकूफ बन गए। अगर किसी ने उसे बताया कि इसका मो परिवार से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे पीट पीट कर मार डालना भी उसे इस बात पर विश्वास नहीं दिला सका। साथ ही उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि जू परिवार ने उत्तर पश्चिम में जिंगजियन बिल्डिंग खोलने का विकल्प चुना, संभवतः मो परिवार से संबंधित था। अब मो जियुए के वृतांत को सुनने के बाद यह पूरी तरह से उनकी पिछली अटकलों की पुष्टि करता है। उन्होंने फेई नान्यू से उस अनुग्रह के बारे में सोचा जो उन्हें तब मिला था जब वे उत्तर पश्चिम में पदभार ग्रहण करने आए थे। इसका उद्देश्य मो परिवार की गतिविधियों का निरीक्षण करना था। मो परिवार के साथ अपने रिश्ते के कारण उन्होंने अंततः उनके पक्ष में झुकना चुना। परिणामस्वरूप उसने कभी भी मो परिवार से संबंधित कोई भी जानकारी फी नान्यू को नहीं दी।